श्लोक नंबर 60 और 61 में चैप्टर 2 के श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि और हे अर्जुन, इसलिए यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं। अभी तक देखो, पिछले श्लोक में अगर मैं आपको थोड़ा सा एक कनेक्शन दूं, पिछले श्लोक में श्लोक नंबर 59 में क्या बोले थे कृष्ण कि ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं जो इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, एक भोगी और एक त्यागी। दोनों को ही कृष्ण ने लपेटा है, याद रखना। ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली बोला कि जो भोगी हैं, जिनको हम सोसाइटी में अक्सर गाली देते हैं, उन्होंने त्यागी को भी कहा है कि जो त्याग कर रहा है वो भी भोगी ही है, पर भोगी का उल्टा है, भोगी का शासन करता हुआ इंसान है। बस वो दोनों ही आकांक्षा में, दोनों ही डिजायर्स में काम करते हैं, दोनों ही अहंकार के लिए करते हैं। तो कृष्ण ने यह बात कही थी कि भोगी और त्यागी दोनों ही, अगर उन्होंने सिर्फ जो बाहरी इंद्री दिखती है हमको, या कान नाक चमड़े ये सब चीजें, केवल इसको सस्टेन करता है कि भाई नहीं, हमको नहीं करना, ये चीजें नहीं करनी है, लेकिन जो उस इंद्री के पीछे जो आत्मा है, जो रस लेने का जिसका आदत है, आंखों से सिर्फ हमें दिखता है, लेकिन आंखों के थ्रू हम जो काम वासना भोगने की कोशिश करते हैं, वो डिजायर हमारे अंदर है। वो आंखों की गलती नहीं है, आंखें निकाल भी दो, फोड़ भी दो, तब भी वो काम करती है। ये चीजें हमने कल पढ़ी, कल सीखी। उसी तरह कृष्ण ने लास्ट श्लोक में कहा था कि अगर कोई भोगी और त्यागी हो, लेकिन उसका देह अभिमान हो, मतलब देह पर उसका बॉडी सेंट्रिक अगर वो इंसान है, एक इंसान भोगी जो है वो शरीर को लेके ही भोगना चाहता है दुनिया को, और जो त्यागी है वो शरीर को कष्ट दे के लाइफ को जीना चाहता है। समझो बात को, दोनों का सेंटर पॉइंट बॉडी ही है। एक सुख दे रहा है, एक दुख दे रहा है, और सुख दुख एक ही सिक्के के पहलू है, याद रखना। दोनों से ही, एक भोगी और एक त्यागी, दोनों ही अपने अहंकार को पुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, और कुछ नहीं। देख के सोसाइटी में लगता है ना कि भाई कितना बड़ा योगी है भाई, ये है नहीं। वो हमारी, मैंने कल भी कहा था कि एज ए सोसाइटी हम बहुत ही मानसिक तौर पे पंगु हैं। इंडिविजुअली आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो, बहुत लोग स्मार्ट होंगे, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव आईक्यू अगर देखा जाए ना सोसाइटी का, बहुत कम है। इसलिए ना हम कभी अच्छी सरकार ढूंढ सकते हैं, ना अच्छे नेता ढूंढ सकते हैं, ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम अच्छा सोसाइटी बना सकते हैं हर किसी के लिए, जो हम नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्या लगता है? कोई गवर्नमेंट कर रही है क्या? कोई गुंडे कर रहे हैं क्या? कोई बड़े बिजनेसमैन शोषण कर रहे हैं? नहीं, एज ए सोसाइटी हम कमजोर हैं। ये बात आपको आज नहीं तो कल मालूम पड़ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब हम उत्थान होता है ना, तो पूरे समाज का होता है। समाज का जब तक उत्थान नहीं हुआ, इंडिविजुअली तुम टॉम क्रूज भी बन जाओगे ना, हीरो बन जाओगे, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे, फायदा नहीं है। आपको रहना उस गटर में ही है, उस सामाजिक गटर में। इसलिए सबसे चेष्टा जो जो इस सृष्टि पे जो भी चला है, जो बुद्ध पुरुष या ज्ञानी, उनका पहला टारगेट खुद नहीं होता है, समाज का उत्थान होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये चल उठेगा तभी मेरा उठना संभव है। तो चलिए, तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि जो भोगी और त्यागी, और उनका सेंटर ऑफ अटेंशन बॉडी ही है, वो शरीर को भोगने वाले ही हैं, चाहे वो त्याग करके चाहे भोग करके। ये दोनों ही इंद्रियों के पीछे जो रस है, जिस कारण से हम इंद्रियों से चीजों को भोगते हैं, वो चीजें अगर है तो वो उस इंसान की स्थिति शांत नहीं हुई है। ये लास्ट श्लोक में हमने देखा। अब हम नेक्स्ट श्लोक में क्या देख रहे हैं कि कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष, इसलिए जैसे वो लोग हैं, इसलिए यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं, बलात्कार से हर लेती हैं। कि इंद्रियां जो ऐसी हैं, जो कोशिश भी कर रहा है उसको भी वो हरा सकती है, क्योंकि इंद्रियों का डिजायर इतना स्ट्रांग है। और श्लोक नंबर 61 में बोलते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर कर समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होती है। और याद रखना, यहाँ कृष्ण ने इंद्रियों पर वश पाने की बात की है, इंद्रियों को खत्म करने की बात नहीं की है। और ये मैं डे 1 से कह रहा हूं कि आप अहंकार को खत्म नहीं कर सकते, आप क्रोध को खत्म नहीं कर सकते, आप लोभ काम वासना इसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म हम उसी को कर सकते हैं जिससे हम लड़ने की कोशिश करते हैं। किसी को अगर मुझे खत्म करना है, इट्स मीन आई हैव टू फाइट, एंड व्हेन देयर इज फाइट, वहां पे विन और लूज कभी नहीं होता, वो जंग हमेशा चलती है। कुछ देर के लिए आप किसी को हरा सकते हो, वो फिर वापस आएगा। इसे वो कहते हैं कंट्रोल करना। व्हेन वी आर कंट्रोलिंग समथिंग, इट्स मीन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट थिंग। एट दैट टाइम वो चीजें वहां हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई सेना जब
देशों में लड़ाई होती है, एक ने लड़ाई किया, एक पे कब्जा कर लिया, पर जिसने जीत हासिल की है, इसका मतलब ये नहीं कि जो हारा है वो परमानेंटली हार गया है। वो फिर अपने आप को अंदर ही अंदर ट्रेनिंग देता है, फिर अपने आप को तेज करता है और फिर वो एक दिन रिटेलिएट करता है। तो जो जीता है वो सर्वदा के लिए नहीं जीता है, और जो हारा है हमेशा के लिए नहीं हारा। ये जंग, चूहे बिल्ली का जंग हमेशा चलते रहता है। इन द सेम वे यहाँ भी कृष्ण कह रहे हैं उसको इंद्रियों को वश में करना है, अर्थात आपके अंडर में वो रहेंगी, वो वासनाएं रहेंगी, वो इंद्रियों का रस रहेगा, लेकिन मेरे कंट्रोल में रहेगा। ये गेम है, खत्म नहीं करना है, क्योंकि खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि वो प्रकृति की देन है हमें। तो यहां पर ओशो क्या बोलते हैं वो हम सुनते हैं। ओशो कहते हैं कि एक चेतावनी कृष्ण देते हैं, वह यह कि इंद्रियां भी व्यक्ति को खींचती हैं विषयों की ओर। इस बात को थोड़ा गहरे में समझना आवश्यक है। इंद्रियां भी व्यक्ति को खींचती है विषयों की ओर, साधक को भी इंद्रियां गिरा देती हैं। एक इस तरह कृष्ण ने कहा ना कि कोई चेष्टा भी कर रहा है, कोई इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, स्टिल वो इंद्रियां आपको खींचेंगी, उस गंदगी में ले जाएंगी, उस भोग में ले जाएंगी। वो इंद्रियां कैसे गिराएंगी? सवाल ये है, क्या इंद्रियों के पास कोई व्यक्ति की आत्मा से अलग शक्ति आ गई क्या उसके पास? क्योंकि ये इंद्रियां तो हमारी बॉडी पार्ट है, और मैं जो चाहता हूं, मैं इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहता हूं, उस पर काबू पाना चाहता हूं, उसे वश करना चाहता हूं। लेकिन इंद्रियों में क्या एक अलग चीज हो गया कि मैं चाहता कुछ और हूं, लेकिन इंद्रियां कुछ और चाह रही हैं और वो हमें खींच रही हैं। संभव तभी है ना कि जब मैं जो एज ए सोल, एज ए पर्सन जो हूं, और इंद्रियों के पास कोई अलग शक्ति होनी चाहिए जो मेरे को हरा सके, लेकिन इंद्रियां तो मेरी हैं, हर चीज मेरा है, वो मन, वो बुद्धि, वो चेतना सब मेरा है, यहां से चल रही है, तो वो इंद्रियां अलग से कैसे काम कर जा रही है? सवाल ये है, क्या इंद्रियों के पास अपनी कोई व्यक्ति की आत्मा या अलग शक्ति है क्या? क्या इंद्रियों के पास अपनी कोई अलग ऊर्जा है क्या? क्या इंद्रियां इतनी बलवान है स्वतंत्र रूप से कि व्यक्ति की आत्मा को गिराएंगी? क्या इतनी बलवान है? अब मुझे पता नहीं ओशो यहाँ पे क्या जवाब देते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आप एक चीज तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इंद्रियां खींचती हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपने अहंकार को सेटिस्फाई करना है, और अहंकार को सेटिस्फाई कौन करवाता है? आपका मन। और मन क्या करता है? मन चंचल है, मन चॉइसेस लेता है, ये भी हमने पढ़ा है। अगर मन चॉइसेस लेता है, एक तरफ आपका मन कहता है कि नहीं मुझे ब्रह्मचर्य रखना है, और मन दूसरे पल कहता है कि वो देखो सुंदर नारी, तो ये मन जो है हर वक्त भाग रहा है। तो जब जब वो मन चंचल इधर भागता है तो इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, फिर आप कंट्रोल करते हो, फिर वो भागता है, तो इंद्रियां ही ले जाती हैं। पर इंद्रियां एक साधन थी। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हमने पढ़ा है चीजों को, वहां से मैंने ये डिराइव किया। अब यहां देखते हैं ओशो क्या समझाते हैं। क्या इंद्रियां इतनी बलवान है कि स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति की आत्मा को गिराएगी? ओशो कहते हैं कि नहीं, इस कारण से नहीं। इंद्रियों के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, इंद्रियां व्यक्ति से स्वतंत्र अस्तित्ववान भी नहीं है। इंद्रियां हमारे हमारे ही अस्तित्व में, हमारे साथ ही है, लेकिन फिर भी इंद्रियां गिरा सकती हैं। गिराने के कारण बहुत दूसरा है। किस कारण से गिराती हैं वो देखते हैं। वह दूसरा यह है कि इंद्रियां मैकेनिकल हैबिट हैं, यांत्रिक आदतें, और आपने जन्मों जन्मों में जिस इंद्रियों को जो आदत बनाई है, वह कंडीशनिंग की है, उसकी जब आप बदलते हो तो उससे कुछ भी पता नहीं होता कि आप बदल गए हैं। वह अपनी पुरानी आदत को दोहराई चली जाती है। इंद्रियां यंत्र हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। यहाँ ओशो बोल रहे हैं कि इंद्रियां जो है उनकी अपनी एक, जैसे कहते हैं ना कि बॉडी मेमोरी, मसल्स मेमोरी, ये चीज़ आपने सुना होगा कि व्हेन वी आर ट्राइंग, वी आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, हमारे मसल्स कनेक्शन बन जाते हैं, उस मसल्स में वो मेमोरी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिएगा, आप डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, उठना बैठना, मुंह धोना, ब्रश करना, नहाना, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसमें से 90% चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। यू थिंक को करना है, ब्रश करना है, आप ऑटोमेटिकली जाइएगा, जहाँ ब्रश करते हैं वहाँ लीजिएगा, पेट लीजिएगा, सब चीज़ आप, यू आर नॉट थिंकिंग कि ना अच्छा नेक्स्ट टाइम मुझे ब्रश लेना है, ये लेना, यू आर नॉट थिंकिंग एट दैट टाइम। वो ऑटोमेटिकली हो रहा है कि ब्रश के साथ मुझे फट से मैं ब्रश धोता हूँ पानी से, फिर ये करता हूँ, अपने आप चल रहा है। कितने देर आपको ब्रश करना है, आप सोचते नहीं हो कि अच्छा 5 बार ये करूँगा, 4 बार ये, ऐसे ऐसे नहीं करते हो। वो ऑटोमेटिकली एक फिक्स टाइम है कि आप इतना देर अपना करते रहोगे, क्योंकि वो मसल्स मेमोरी में गया हुआ है। इन द सेम वे ओशो कह रहे हैं कि इंद्रियों की भी अपनी मेमोरी है, और उन्होंने, अगर आप पुनर्जन्म पे मानो चाहे मत मानो, अगर मानते हो तब भी
वो बोल रहे हैं कि जन्मों से ये चीज़ें तुमने लेके रखी हैं, उस इंद्रिय को ट्रेन करके रखा है। और अगर आप पुनर्जन्म को नहीं भी मानते हो, तब भी हम जानते हैं कि सिंस द चाइल्डहुड हम बहुत चीज़ें अपने आप को ट्रेन करते आ रहे हैं। तो वो इंद्रियां उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो चुकी हैं, आसक्त हो चुकी हैं। आपने एक ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चढ़ा दिया, रिकॉर्ड गाए चला जा रहा है। आधा गीत हो गया, अब आपका मन बिल्कुल सुनने को नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड गाए चला जाता है। अब रिकॉर्ड को कोई नहीं पता कि अब आपका मन सुनने का नहीं है। रिकॉर्ड को पता हो भी नहीं सकता। रिकॉर्ड तो सिर्फ एक यंत्र की तरह चल रही है, लेकिन उठकर आप रिकॉर्ड को बंद कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड को कभी अपना हिस्सा नहीं समझा आपने। क्योंकि रिकॉर्ड को कभी अपना हिस्सा नहीं समझा। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो रिकॉर्डिंग एक चलती है, हमने ऑन किया और चल रहा है, हम सुनते हैं। अब मेरा मन नहीं है, रिकॉर्ड लेकिन चले जा रहा है, वो रुकता नहीं है हमारे मन के कारण। हमें उसको उठ के बंद करना पड़ता है, जो भी चीजें करनी है। क्यों? ये क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वी नो दैट दैट रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या सीडी प्लेयर आज के डेट में, या फिर कोई भी डिजिटल कंप्यूटर जो भी है, हम जानते हैं कि मैं और ये कंप्यूटर अलग है। सो इफ आई वांट टू स्टॉप दैट सॉन्ग, मुझे वो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी से। मेरे बस इच्छा न होने से वो बंद नहीं हो रहा। इंद्रियों के यंत्र के साथ एक दूसरी आइडेंटिटी है कि आप इंद्रियों को अपना ही समझते हैं। इसलिए इंद्रियां जब चलती चली जाती हैं, तो अपना ही समझने के कारण आप भी उसके पीछे चल पड़ते हैं और उनको यंत्र की तरह बंद नहीं कर पाते। तो ये जो अभी ग्रामोफोन वाला एग्जांपल दिया है, क्योंकि वहां पे ओशो ने एक बात की लास्ट में कि ये चीजें हमें पता है कि ग्रामोफोन मैं नहीं हूं, सो आई कैन स्टॉप इट। पर इंद्रियों के साथ एक दुविधा है कि हमने अपने आप को इंद्रियों से आइडेंटिफाई कर दिया, मर्ज कर दिया। हमें लगता है कि जो इंद्रियां सोच रही हैं वो मैं सोच रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ वो इंद्रियां सोच रही हैं। सो जो भी इंद्रियां करना चाहती है, हमें लगने लगता है कि मैं भी वो करना चाहता हूँ, और हमारा मन उस ओर चल पड़ता है। अब एक आदमी है, उसे सिगरेट पीने की यांत्रिक आदत पड़ गई है, या शराब पीने की। कसम खाता है नहीं पीऊंगा, निर्णय करता है नहीं पीऊंगा, लेकिन उसकी इंद्रियां तो कोई पता नहीं, उसके पास बिल्ट इन प्रोसेस हो गई है। 30 साल से वह पी रहा है, 40 साल से वह पी रहा है। इंद्रियों का एक नियमित ढांचा हो गया है कि हर आधे घंटे में सिगरेट चाहिए। हर आधे घंटे पर यंत्र की घंटी बजती है, सिगरेट लाओ। तो आदमी कहता है तलब, तलब लग गई। तलब वगैरह क्या लगती है? वह कहता है सिगरेट पुकारती है। सिगरेट क्या पुकारेगी कभी? और हमने जाना है कि जो भी अल्कोहल या स्मोकिंग जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे बॉडी में एक डोपामिन हिट देती है, एक हार्मोन क्रिएट करती है। और वो हार्मोन जब तक वो रहता है, तो वो उस चीज़ का इफेक्ट, जो भी हमने स्मोक किया या फिर जो भी अल्कोहल लिया या जो भी चॉकलेट वगैरह खाया, ये भी इवन जो आपने आजकल जानते हैं कि नहीं, जो शुगर है, दैट दे आर वेरी एडिक्टिव। वो एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि वो डोपामिन और बहुत सारे केमिकल जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उसको हिट करवाता है। और जब तक वो मैंने शुगर खाया, उसका जो भी इफेक्ट रहा बॉडी में, हमें सूदिंग लग रहा है। जैसे ही वो हार्मोन जब डिप्राइव होता है, वो कंज्यूम हो जाता है, अगेन वो मन करता है कि मुझे वो चाहिए। उसी को हम तलब कहते हैं। चाहे वो सिगरेट दारू का तलब हो, चाहे चॉकलेट का हो, या मीठा शुगर, कोई भी चीज़ जो होता है, वो तलब का मतलब ही है कि वो केमिकल अब खत्म हुआ, वो चाहिए। तो ये जो हो गया, एक कनेक्शन हमने बॉडी को एक बना के रख दिया है। हमारे मन की इच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल वो ऐसा क्रिएट करता है। देखो एक चीज समझना, एक होता है जो मन ने डिजायर किया कि मुझे वो करना है, तब आपकी तरफ वो गया। और एक तरफ एक बॉडी ने भी अपने बॉडी को उस तरह यूज करते करते बॉडी को ये ट्रेन कर दिया है कि अब वो मांगता है। इसको सिंपल एग्जांपल है, लाइक फॉर एग्जांपल आप पहली बार अल्कोहल पीते हैं, ठीक है? पहली बार जब आप पीने जाते हो, तो आपको उसका अल्कोहल का टेस्ट नहीं मालूम, उसका इफेक्ट नहीं मालूम, आपने दूसरों को ही देखा है। आप जब पहली बार पीते हो, आप अपने मन के अकॉर्डिंग जाते हो वहां पीने। आप डिजायर किया, आपने चॉइस किया, लास्ट में फाइनली क्योंकि आई विल ड्रिंक। आप एक बार, दो बार, तीन बार पीते हो। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, अब मन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद चूंकि अब हमने उस अल्कोहल के कारण, जब पहली बार पिया, दूसरी बार पिया, तीसरी बार पिया, उस कारण से क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ चेंजिंग आती है। वो चेंजिंग क्या है? हमें हमारे बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है, वो ट्रेंड होता है कि विद दिस कंजम्पशन आई कैन एक्सक्रीट दोज हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स है, चाहे डोपामिन हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, 3-4 प्रकार के। वो सारे हार्मोन्स हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारे जो जो ग्लैंड्स हैं, वो निकालता है, और उससे हमारे माइंड को अच्छा लगता है।
धीरे धीरे वो सारे के सारे ग्लैंड्स ये ट्रेन होने लगे कि विद टाइम, और हमारे ब्रेन को मालूम पड़ गया कि जब ये सब्सटेंस हमारे बॉडी में आता है तब वो ग्लैंड्स जो है ये हार्मोन्स क्रिएट करते हैं जिससे मुझे मज़ा आता है। अब जब इसी को कहते हैं एडिक्ट होना। एडिक्शन कहाँ होता है कि अब मन जरूरत भी नहीं है, लेकिन अब बॉडी जो है, हमारे सेंसेस जो हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं, वो उसको कंपेल करती हैं कि भाई ये अल्कोहल चाहिए मुझे, क्योंकि इससे मेरा हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है, इससे मुझे मजा आता है, प्लेजर जुड़ा हुआ है। अब नाउ व्हेन दोज इंद्रियां, वो सेंसेस, वो बॉडी मांग रही है, समझो बात को, वो बॉडी मांग रही है, तो हमें लगता है कि मेरा मन भी मांग रहा है, और मैं मन, अब मुझे लगता है कि अच्छा मेरा मन हो रहा है दारू पीने का, लेकिन मांगा किसी और ने और मन उसके पीछे चला गया। शुरुआत हुई थी कि मन पहले गया, बॉडी पीछे पीछे आया, पर विद टाइम, विद ट्रेनिंग, बॉडी आगे आ जाता है, अब बॉडी मांगता है और मन पीछे पीछे जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे ओशो क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंद्रियां कैसे डोमिनेट करने लगती हैं। समझना दोस्त, अब इसमें आप पुनर्जन्म मानो न मानो, आई डोंट केयर, जरूरत नहीं है। आप एथिस्ट रहो तब भी यहाँ पे वो बात चल रही है, जो बातें बोली जा रही है कि ओशो कहते हैं कि नहीं, 40-50 वर्ष तक का यांत्रिक जाल है इंद्रियों का। आपने कई लंबे समय तक ये मानते अल्कोहल पिया, बहुत लंबे समय तक, तो आपका जो बॉडी है ट्रेंड हो चुका है। अब उस चीज के लिए बॉडी को मन की आवश्यकता नहीं है, आपने बस बना लिया, उसमें एक ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि वो काम कर सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बार बार क्यों देता हूँ ना, ताकि डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ से हम कोरिलेट कर पाएँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं। ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसका अपना मदरबोर्ड है, इसके अपने प्रोसेसर है, बहुत पावरफुल है। हमें लगता है क्या कंप्यूटर केवल यही है क्या, इतना ही पावरफुल होना चाहिए? आपका जो फ्रिज है, आपका जो क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन है, जो छोटे छोटे डिवाइसेस जो आपको लगता है कि इसमें कंप्यूटर नहीं है, वहाँ भी कंप्यूटर है, लेकिन वो छोटे ग्रेड का है। वो कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हमने एक आईसी बना के उसमें हमने एम्बेडेड सिस्टम डाला है। इसी टाइप की जो प्रोग्रामिंग यहाँ होती है, प्रोग्रामिंग वहाँ भी की गई है, लेकिन छोटे स्केल पे। और वो प्रोग्रामिंग जो की गई है उस फ्रिज में या फिर उस छोटे छोटे डिवाइसेस में, इवन राउटर में, हर जगह थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग की गई है, और वो उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो मेन सुपर पावर है वही केवल कंप्यूटर है, वो छोटे छोटे डिवाइसेस भी कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। अब ये बात मैंने क्यों बोली, अब इस बात को समझो, जब हम इंद्रियों को, जो अपने सेंसेस को बार बार अपने मन के कारण हमने स्टार्ट करवाया उसको ट्रेन करना, विद टाइम दो सेंसेस गॉट सम मेमोरी, उसे वो कहते हैं मसल मेमोरी, हार्मोनल मेमोरी, कि उस बॉडी को मालूम पड़ गया कि अच्छा कि ये करने से ये होता है सडनली। तो ये चीज अब वहां पे मन की जरूरत नहीं है, उसने वो सेंस कर लिया। अब उसके पास अपना एक छोटा सा ब्रेन आ गया। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह कंप्यूटर के पास बड़ा ब्रेन है, बट जो पेरिफेरल जुड़े हुए हैं, एसी है, राउटर है, फ्रिज है, इनके पास छोटे छोटे मेमोरीज उसके पास है अपना, जो अपना पर्टिकुलर टास्क करता है। वही इंद्रियों के पास अपना सिस्टम डेवलप हो जाता है। वही ओशो समझा रहे हैं यहाँ पर कि 40-50 वर्ष का यांत्रिक जाल है इंद्रियों का। हर घंटे पर सिगरेट मिलती रहे, इंद्रियों के पास व्यवस्था हो गई, उसके पास बिल्ट इन प्रोग्राम हो गया। उनके पास 24 घंटे की योजना है कि जब आधा घंटा हो जाए तब आपको खबर दे कि सिगरेट चाहिए, पूरा शरीर और इंद्रियों के साथ पूरा शरीर। इसलिए देखो यहाँ भी ओशो ने कह दिया बिल्ट इन प्रोग्राम, जो बाकी कंप्यूटर में जो हम जिसकी मैंने बात की आईसी में एम्बेडेड सिस्टम की जो बात करता हूँ, उसी को ओशो ने यहाँ पे बिल्ट इन प्रोग्राम कहा कि उसमें डेवलप हो गया वो उस सेंसेस में, जबकि उनका कोई अपना ब्रेन नहीं है। लेकिन आज के रिसर्च में आपको पता चल रहा है कि नहीं, अब हमारे पास बोली जा रही है कि ब्रेन केवल ये नहीं है हमारा, हमारा हमारा गट्स भी एक ब्रेन की तरह काम करता है, हमारे आइज भी ब्रेन की तरह काम करता है, उसकी भी अपने परसेप्शन पावर है, उसके भी अपना प्रोसेसिंग पावर है। तो जब सिगरेट चाहिए तब शरीर के अनेक अंगों में से यह खबर आएगी कि सिगरेट चाहिए। होठ कुछ पकड़ने को आतुर हो जाएंगे, फेफड़े कुछ खींचने को आतुर हो जाएंगे, खून निकोटिन के लिए प्यासी हो जाएगी, नाक कुछ छोड़ने को आतुर हो जाएंगे, मन किसी चीज में व्यस्त होने को आतुर हो जाएगा। यह इकहरी घटना नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें पूरा शरीर यूटिलाइज होता है और पूरा शरीर इंतजार करने लगेगा कि लाओ, सब तरफ से दबाव पड़ने लगेगा कि लाओ एक सिगरेट लेके आओ। तो इस तरह से हमने अपने सेंसेस को ट्रेन करते हैं, पर शुरुआत सेंसेस ने नहीं करवाई थी, ये बात समझना। शुरुआत हमारे मन की चंचलता ने करवाई, शुरुआत हमारे मन के डिजायर ने कराई, शुरुआत हमारे
डिज़ायर्स ने, लोभ ने किया, लालच ने करवाई और मन ने उसको चूज़ करवा के वहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद हमारे सेंसेस ट्रेंड हो गए। 40-50 साल का दबाव है और आपने जो निर्णय लिया सिगरेट न पीने का सडनली या दारू न पीने का, वह सिर्फ चेतन मन से लिया। अब बहुत सालों का ट्रेनिंग हो जाने के बाद सडनली आप सोचते हो कि नाउ आई विल क्विट स्मोकिंग और आई विल क्विट अल्कोहल, वो जो भी है। अब जो आप डिसीजन ले रहे हो कई सालों के पीने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, अब आप सिर्फ क्या कहते हैं 40-50 का दबाव है। अब जो आपने निर्णय लिया सिगरेट ना पीने का, वह सिर्फ चेतन मन से लिया है। अब आप सिर्फ आप मन को बोल रहे हो कि हाँ भाई अब नहीं पीऊंगा, और यह दबाव 40 साल का अचेतन मन के गहरे कोनों तक पहुंच गया है। ये हम समझो, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस, इसकी बात की थी हमने। और ओशो ने बताया था कि कॉन्शियस सपोज करो कि 1/10 है और अनकॉन्शियस पोर्शन 9/10 है। 10% कॉन्शियस ब्रेन हम यूज कर रहे हैं और बाकी 90% अनकॉन्शियस है। पर पर हमारी पूरी पर्सनालिटी वो अनकॉन्शियस पार्ट ही डेवलप करता है, मैंने हैंडल कर रहा है। हमें लगता है कि हम डे टू डे लाइफ में जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड वही मेरा कंप्लीट माइंड है। नहीं, अनकॉन्शियस माइंड हर चीज़ें रेगुलेट करता है, चीज़ें याद रखता है। वो हर जब जरूरत पड़ने पे वो डेटा को हमारे सामने ला रख देता है। लेकिन जो हमने अभी अल्कोहल पीने की या सिगरेट ना पीने की जो सोची, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से किया। लेकिन जो बल्क अनकॉन्शियस माइंड है 90%, उसका क्या? वो तो ट्रेंड है। वो तो बॉडी के हर एक पार्ट से इंफॉर्मेशन लेता है और अपने आप को ट्रेंड करके रखा है कि मुझे हर घंटे चाहिए, हर आधे घंटे में चाहिए। ये चेन स्मोकर्स की बात कर रहे हैं ओशो यहाँ पर, हर आधे घंटे में पीने वाले। तो वह सिर्फ चेतन मन से लिया है और यह दबाव 40 साल से अचेतन मन के गहरे कोने तक पहुंच गया। इसकी बड़ी ताकत है और मन जल्दी बदलने को राजी नहीं होता, क्योंकि अगर मन जल्दी बदलने को राजी हो, पूरा मन, तो आदमी जिंदा नहीं रह सकेगा। इसलिए मन को बहुत ऑर्थोडॉक्स दिखलानी पड़ती है। मन को पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि जो चीज 40 साल सीखी है वह 1 सेकंड में छोड़ोगे कैसे? तब तो जिंदगी बहुत मुश्किलें पड़ जाएगी कि तुमने 40 साल अपने ब्रेन को, कोई अपने कॉन्शियस को कुछ ट्रेन किया, सडनली तुम बोलते हो अगले पल में सब भूल जाओ, तो वो अनकॉन्शियस माइंड तो बोलेगा ना कि भाई क्या कर रहे हो ऐसा। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम एकदम हार्ड ड्राइव की तरह तुमने एकदम क्लीन कर दिया, तो मेरा तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने कोई काम को लंबे समय तक सालों साल किया है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी बनती जाती है। और उस चीज पे हमला करना, उस चीज को वाइप आउट करना, मतलब आप एक पर्सनैलिटी को वाइप आउट कर रहे हो। दैट इज नॉट सो इजी। वो छोड़ नहीं सकता इस चीज को। एक आदमी 40 साल एक स्त्री को प्रेम कर रहा है। जरा सा गुस्सा आता है, कहता है छोड़ देंगे, लेकिन कोई छोड़ता वोड़ता नहीं है वो, क्योंकि वह 40 साल जो पकड़ा है उसका वजन ज्यादा है। और अगर ऐसा छोड़ना होने लगे तो जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मन कहता है जिसको 40 साल पकड़ा है, कम से कम 40 साल छोड़ो, तब बात होगी। मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन होना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है। वो बोल रहा है कि 40 साल जिस स्त्री के साथ तुम रहे, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठा है, उसको तुमको अगर कॉम्पनसेट करना है तो 40 साल उससे कम दूर रहो, तब बात होगी कम से कम कि हाँ छोड़ने वाली बात तुमने सच में छोड़ दिया उसको। वो इन्फॉर्मेशन दो मुझे कि वो स्त्री अब एग्जिस्ट नहीं करती, और कम से कम 40 साल का इन्फॉर्मेशन दो, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई वो तुम्हारे पर्सनैलिटी से निकल जाएगी। उससे पहले बात करने का क्या मतलब। तो फिर मन के भी संकल्प के क्षण हैं और संकल्पहीनता के क्षण हैं। मन कभी एक ही स्थिति में नहीं होता। कभी वह संकल्प के शिखर पर होता है, तब ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। और कभी वह विषाद के गड्ढे में होता है, तब ऐसा लगता है जरा सा धक्का दे दो तो मर जाएगा। तो जब वह संकल्प के शिखर पर होता है तो वह कहता है ठीक है छोड़ देंगे, स्त्री को छोड़ देंगे। घंटे भर बाद जब विषाद में उतरता है तो वह कहता है क्या छोड़ना, कैसा छोड़ना, कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छूट सकती, अपने वश की बात नहीं, इस जन्म में नहीं हो सकता। वह कहता है, जाता है भीतर और हाथ तब तक सिगरेट को खोल लेता है, हाथ तब तक मुंह में लगा लेता है, दूसरा हाथ माचिस जला चुका होता है। जब तक वह भीतर यह सोच रहा है कि नहीं हो सकता, तब तक शरीर पीना ही शुरू कर देता है।
तब तक वह जाग कर देखता है क्या हो गया, यह तो फिर सिगरेट पी ली। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह निर्णय पक्का हो जाता कि यह हो ही नहीं सकता। यहां पे जब ओशो ने बात कही कि जैसे ही जब तुम किसी चीज को इस लेवल पर लेके आओगे कि तुमने अपने आप को उस लेवल पे ले आया कि मुझको छोड़नी है, लेकिन वो तुम्हारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड उसी जो कर रहा है और कुछ नहीं। अब कॉन्शियस माइंड ने जब ये काम किया, तब अनकॉन्शियस माइंड वो डोमिनेट करता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के पास तुम्हारी सारी हिस्ट्री है उस एक्टिविटी की। और जैसे ही तुम सोचते भी हो, जब अपने थॉट के शिखर पर रहते हो एकदम कि नहीं मैं कर ही लूंगा, उस समय तुम अपने टॉप पे रहते हो अपने मैंने हिम्मत के। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त के बाद वो विषाद, वो टेंशन आता है, उस वक्त होता क्या है? उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि तुम फिर से, जब तक तुम अंदर झांक के अपने आप से बात ही कर रहे हो, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में लड़ाई चल रही है कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तब तक तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड जो है अपने बॉडी के थ्रू उस सिगरेट को पकड़वा चुका है, जला चुका है और स्मोक कर भी चुका है। और फिर तब तक लगता है अच्छा यार बेकार ही सोच रहा हूं मैं, ये पॉसिबल नहीं है इस लाइफ में। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां खींच खींच कर गिरा देती है साधक को। इसलिए कृष्ण कहते हैं इंद्रियां खींच खींच कर गिरा देती हैं साधक को। इंद्रियां क्या गिराएंगे? साधक का ही अतीत में इंद्रियों को दिया गया बल, साधक का ही इंद्रियों को दिया गया अभ्यास, साधक का ही इंद्रियों को दी गई कंडीशनिंग है, संस्कार है। अच्छा, संस्कार शब्द यहां पे आया है। अक्सर एक बात कहता हूं मैं, बहुत लोग बोलते हैं संस्कार क्या है, तो लोग बोलते हैं बच्चे कितना अच्छा आचरण है, हाथ पैर जोड़ता है कि नहीं लोगों को। हमने संस्कार केवल इसको समझते हैं। संस्कार वो नहीं है केवल। संस्कार का अर्थ होता है कि जो भी चीज़ तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे संस्कार है। एनीथिंग, अच्छी बुरी सब चीज़ तुम्हारे संस्कार है। जो भी तुमने अपने अंदर इनबिल्ड करके रखा है वो सब कुछ संस्कार है, एवरीथिंग। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि भाई तुम हैबिचुअल हो इस चीज़ के, मतलब तुम्हारा संस्कार वो है, तुम्हारे अंदर वो इनबिल्ट हो चुका है। तुम अनकॉन्शियसली अब तुम वो काम कर सकते हो। तुम्हारे सेंस से जो चीज़ जानते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता है। तुम्हारे ब्रेन को पता है कि ये इंसान इस सिचुएशन में ऐसा ही करता है। वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। तो ओशो ने यही बात की कि तुम्हारा इंद्रियां करती कुछ नहीं है। इंद्रियां ने जानबूझ के नहीं किया कि तुमको वो स्मोक करवाया, वो अल्कोहल दिलवाया, कुछ भी। उन्होंने सिर्फ ये किया कि जो ट्रेनिंग तुमने उसको दे के रखी है, जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें तुमने उसको दे के रखी है, उसी चीज़ को वो सिर्फ और सिर्फ तुमको वो हेल्प कर रहा है कि सर आपने 40 साल से यही काम किया है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं इसको ऑटोमेटिक मोड में कर देता हूँ। आप कंप्यूटर वगैरह में देखते हैं ना ऑटोमेटिक मोड, आप टाइपिंग चैटिंग करते हो ऑटो करेक्ट करता है ना, क्योंकि ऑटो करेक्ट ने ये चीज़ जान लिया है कि आप क्या करते हो, आप कैसे हो, आप किस टाइप का लैंग्वेज लिखते हो, इस तरह करने में कौन सा। आजकल बहुत सारे चैटिंग में इमोटिकॉन्स भी अपने आप वो सेलेक्ट कर देता है कि आप ये करने वाले हो, ये चीज़ बोलने वाले हो, ये इमोटिकॉन्स यूज़ करोगे आप। वो अपने आप रिकमेंड करता है। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग क्या है ओवरऑल, आपके कैरेक्टर, मैंने कई पहले भी कहा था कि एआई और मशीन लर्निंग ओवरऑल क्या करता है, आपके पैटर्न को देखता है। इसलिए अगर आप मशीन लर्निंग एआई पढ़ोगे तो आपको पैटर्न रिकॉग्निशन का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसमें है क्या कि सामने वाला डेटा किस टाइप का आ रहा है, उसको बस ट्रेन कर लेता है अपने आप को कि भाई प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है कि प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ ये होगा, इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये करेगा। तो यही ट्रेनिंग हम सेंसेस को दे देते हैं कि हाँ भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आफ्टर दैट ही विल लिट द सिगरेट। ये चीज़ें हैं। और संस्कार बड़ी प्रबल चीज़ है, बहुत स्ट्रांग चीज़ है। हम सब संस्कार से जीते हैं। हम चेतना से नहीं जीते, हम जीते हैं संस्कार से। संस्कार मीन्स वॉट एवर अनकॉन्शियस माइंड आपने उसको फीड किया है और जिस चीज़ को उसने रखा है वही संस्कार है। संस्कार बड़ी प्रबल चीज है, इतनी प्रबल चीज कि जब संस्कार की सारी स्थिति भी चली जाती है, अकेला संस्कार रह जाता है, तो अकेला संस्कार भी काम करता रहता है। इतनी स्ट्रांग है। मैंने सुना है विलियम जेम्स एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अमेरिका में हुआ। वह संस्कार पर बड़ा काम कर रहा था। असल में जो मनोविज्ञान संस्कार पर काम नहीं करता वह मनोविज्ञान बन ही नहीं सकता। उसने कहा कि जो साइकोलॉजी आपके संस्कार पे काम नहीं कर रही है, अनकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं कर रही है, वो साइकोलॉजी है कैसे? क्योंकि ओवरऑल हमें लगता है कि साइकोलॉजी मतलब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है भाई हम वो देखें। अक्सर यही लगता है ना कि अच्छा मेरे मन के प्रॉब्लम चल रही हैं, मेरा मन विचलित है।
अरे मन तो बाद में विचलित है, पर मन ने जो ऑलरेडी गंद फैला के रखी है और आपको जो संस्कार जो है, जो अनकॉन्शियस माइंड के तौर पर जो ट्रेनिंग दे के रखी है आपको, आपके मन ने, आपके अहंकार ने, प्रॉब्लम पहले वहां है। मन तक बाद में जाओगे, पहले जो आपने क्या किया, आपने संस्कार के थ्रू, अपने हैबिट्स के थ्रू, अपने अनकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि वो एक वॉरियर की तरह काम करते हैं कि जब भी आप कुछ भी बेटर करना चाहते हो लाइफ में, सपोज करो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, टालने की आदत है, आपको लगता है कि मैं अगले दिन उठूंगा, मैंने कोई फिल्म देख ली और मैं मोटिवेट हो गया कि नहीं अब मैं ये करूंगा, अब मैं लाइफ में सीरियस हो जाऊंगा। आपने कोई मोटिवेशनल फिल्म देख ली, आपने सोचा कि चलो ठीक है अब मैं यही करूंगा। उस समय आप इच्छा शक्ति के पराकाष्ठा पे आ जाते हो, इमोशन वाइज आपका मन करता है हाँ मैं यही करूंगा। लेकिन आपने जो अपने बॉडी को इतना लेजी बना के रखा है, सुस्ती दे के रखी है कि नहीं यार, कामचोर बना के रखा है, टालने की हैबिट डाल के रखी है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि मोटिवेशन काम नहीं करता। मोटिवेशन एक यूजलेस चीज है। मोटिवेशन बहुत क्षणिक चीज है। मोटिवेशन कुछ देर के लिए काम करता है, उसके बाद जो काम करता है आपका संस्कार, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो डेटा है वो करता है काम। उसके बाद जिस समय मोटिवेशन का झरना बंद होगा, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद, उसके बाद जो आपने ट्रेन करके रखा है अपने आप को, विच इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो काम करना शुरू करता है। वो बोलता है कि अरे यार क्या रखा है इसमें, वो मोटिवेशन चलो ठीक है लेकिन आराम भी तो चीज़ है ना, क्योंकि अपने बॉडी को, अपने सेंसेस को, हमने अपने इंद्रियों को इस लेवल पर ट्रेन करके रखा है कि वो करने नहीं देता। फिर उसको फिर से हम सो जाएंगे, फिर से हम वही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वो यूजलेस कोई भी, चलो भाई बोर हो रहे हैं कोई मूवी लगा लो, यही करते जाते हैं ना हम। तो मोटिवेशन जब था तो लगा था कि नहीं मैं इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा या फिर जॉब हो या फिर प्रोफेशनली अपने आप को बेटर बनाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद फिर हम वहीं आ जाते हैं। ये हम सभी का एक्सपीरियंस है कि नहीं? तो आप सोच के देखिए ये हो क्यों रहा है कि मन के आगे पहले एक नेगेटिव फोर्सेस खड़ी है जो हमने खुद बनाया है और वो हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे बॉडी ने बना के रखी है उसको। तो असल में जो मनोविज्ञान संस्कार पर काम नहीं करता वो मनोविज्ञान बन ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत गहरी पकड़ तो मनुष्य की कंडीशनिंग की है। सारी पकड़ तो वहां है जहां आदमी जकड़ा हुआ है। समझो बात को, क्योंकि बहुत गहरी पकड़ तो मनुष्य की कंडीशनिंग की है। वही संस्कार मतलब कंडीशनिंग। कहते हैं ना कि इस इंसान की कंडीशनिंग कैसी हुई है इस पर डिपेंड करता है। किसी भी इंसान को तुमको समझना है ना कि वो इंसान कैसा है, उसके संस्कार, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखो। वो क्या बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें वो मैटर नहीं करती है दोस्त। वो तो मैं फेक कर सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार, मेरी कंडीशनिंग जैसी रहेगी ना, मैं ओवरऑल तुमको, अगर तुम मुझे लंबे समय तक देखोगे, तुमको आइडिया लगने लगेगा कि ये इंसान कैसा है, ये छोटी छोटी बातों पे कैसा रिएक्ट करता है, कैसे बात करता है, क्या सोचता है, छोटी छोटी चीज़ों पे क्या थॉट्स हैं इसके। उससे तुम कैच कर सकते हो कि इंसान का रियल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी रियल कंडीशनिंग। अब वो बोले कितना भी कि मन से ऐसा हो, फलना हो, ढिकना हो, लेकिन वो काम मन से कर नहीं पाएगा वो इंसान, क्योंकि वो बोल भी दे, तुमको दिख रहा है कि इसका संस्कार गलत है, ये एक करप्टेड माल है। अब वो बोले भी कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, ये हूं वो हूं, मान के रखना जब क्रिटिकल टाइम आएगा तो वो मन से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके संस्कार, उसके जो कंडीशनिंग है, जो अपब्रिंगिंग है, वो बीच में आएगी और वो उससे वही गलत काम ही करवाएगी उससे। अंदर से नहीं बदल सकता, वो इतना इजी नहीं है। सारी पकड़ तो वहां है जहां आदमी जकड़ा हुआ है, जहां अवश है, हेल्पलेस है वहां पर वो। तो वह कंडीशनिंग पर काम कर रहा है। वह एक दिन होटल में बैठा हुआ है, एक मित्र से बात कर रहा है और उसने कहा कि इतनी अजीब जाल है संस्कार का मनुष्य, इतनी अजीब जाल है संस्कार का मनुष्य का कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उस साइकोलॉजिस्ट ने, उस विलियम जेम्स ने कहा यह बात कि जो हमारी कंडीशनिंग है, जो अपब्रिंगिंग है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि क्या ही बोलना। वो चीज चेंज नहीं होता, उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, वो एकदम इनबिल्ट है हमारे अंदर। तभी उसने देखा कि सामने पहले महायुद्ध का रिटायर हुआ मिलिट्री का एक कैप्टन चल रहा है। किसने? उस विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने। अंडों की एक टोकरी लिया हुआ है। उसे सूझा कि ठीक उदाहरण है। विलियम जेम्स ने होटल के भीतर से चिल्लाकर जोर से कहा, अटेंशन। वो मिलिट्री का आदमी अंडे छोड़कर अटेंशन में खड़ा हो गया। वो आदमी जा रहा था, विलियम जेम्स होटल में अंदर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक्स मिलिट्री ऑफिसर जा रहा है, कोई बंदा होगा, सैनिक, एक्स सैनिक।
वन डे अंडे की टोकरी लेके जा रहा है, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद वो काम करता होगा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उसने कई सालों तक एज ए मिलिट्री पर्सन सर्व किया है। तो विलियम जेम्स ने बोला कि देखो अभी हम तुमको प्रूव कर सकते हैं कि उसने अटेंशन चिल्लाया और उसका ध्यान वहां वापस चला गया जहां उसके ईयर ड्रम्स, उसके बॉडी ऑलरेडी ट्रेंड है कि ये आवाज आने पर बॉडी इस तरह रिएक्ट करेगा। दैट पर्सन हैज बिकम सो मैकेनिकल कि वो कमांड पे इस तरह काम करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे ही अटेंशन बोला वो मिलिट्री का आदमी अंडे छोड़कर अटेंशन में खड़ा हो गया। सारे अंडे जमीन पर गिर गए। रिटायर हुए भी वर्षों हो चुके हैं उसके, ऐसा नहीं कल रिटायर हुआ है, कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अटेंशन ने बिल्कुल बंदूक के ट्रिगर की तरह काम किया और गोली चल गई कि हाँ भाई ये चीज समझो, इस चीज को क्या चीज है। जैसे आप बोलते हैं ना रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस भी यही होते हैं। एक आपको फिर एग्जांपल देता हूँ जो हर बार मैं देता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट क्या करता है, वो एक ही किक्स को, एक ही पंच को इतनी बार ट्रेनिंग करते रहता है कि अब वो उसके पंच और किक्स सोचता नहीं है। जैसे अगर आप एक नॉन ट्रेंड पर्सन हो, आप किसी से आपकी लड़ाई होगी ना, तो यू विल थिंक कि अच्छा ये मुक्का ऐसे मार दूंगा, ये मार दूंगा। आपने थ्योरी बहुत जानती होंगे आप, हाँ मैंने ये पढ़ा, ये सुना, ये फिल्में, मैंने ये वीडियोस देखे हैं लड़ाई करने के, आपने जो भी देखा हो, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत होगा, लेकिन जब रियल वो आपको कॉन्क्यूर करना पड़ेगा ना फाइट, आपको मालूम पड़ेगा आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्यों? और एक जो रियल फाइटर ट्रेंड है उसका दिमाग काम कर रहा है, वो लगातार चल रहा है उसके हाथ पैर। आपको लगेगा कितनी फास्ट ये सोचता है इंसान। एक्चुअली वो फास्ट सोच नहीं रहा है, वो एक्चुअली वो सोच ही नहीं रहा है। उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सेस, कि सडनली ये आया और उसका 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 सरहद डॉज हो गया, उसने ब्लॉक कर दिया चीज़ों को, वो रिफ्लेक्स कहते हैं इसको कहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन। माइंड बॉडी कनेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा माइंड बॉडी कनेक्शन। आप अगर स्किपिंग करते हैं, आप देखना स्किपिंग भी माइंड बॉडी कनेक्शन का वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले माइंड आपको ट्रेन करता है कि ऐसे ये स्किपिंग की रस्सी ऐसे आएगी एंड यू हैव टू जंप, ऐसे आएगी ये जंप, इस रिदम में आएगी यू हैव टू जंप, इस रिदम में जंप करते रहना है। विद द टाइम क्या होता है कि आपका बॉडी इस चीज़ को ट्रेंड हो जाता है। उसके बाद आप गाना सुनो, इधर देखो उधर देखो, स्टिल यू कैन कीप स्किपिंग। अभी मैं स्किपिंग करता हूँ, मैं सोचता नहीं कि मैं स्किपिंग कर रहा हूँ, बस वो अपने आप चलने लगता है, अपने आप चलते रहता है। वहां क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड माइंड से बॉडी कनेक्शन बना दिया और हमने बॉडी को एक मेमोरी दे दिया, एक इनबिल्ट मेमोरी। इन द सेम वे वो फाइटर भी यही करता है, एक चीज को ट्रेन करते रहता है, उसकी बॉडी पूरा का पूरा ट्रेंड हो जाती है, उसके बाद वो सोचता नहीं है, उसके पास बस जरूरत है, ओपोनेंट है, उसके बाद उसकी बॉडी हाथ पैर ऐसे रिएक्ट करते हैं। इन द सेम वे ओशो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उस साइकोलॉजिस्ट ने एक बात प्रूव किया, किस तरह से उस इंसान को वर्षों की ट्रेनिंग ने एज ए मिलिट्री उसके ईयर ड्रम, उसके आईज, उसके बॉडी को इस तरह कर दिया है कि जब वो वर्ड, वो चीज़ें, सिचुएशन सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, उसका बॉडी सडनली वैसे ही रिएक्ट करता है। वो आदमी बहुत नाराज हुआ। कौन सा? जो मिलिट्री पर्सन जिसके अंडे गिर गए, वो आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुम किस तरह के आदमी हो, यह कोई मजाक है क्या? सारे अंडे फूट गए। लेकिन विलियम जेम्स ने कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम अटेंशन हो जाओ? हमें अटेंशन कहने का हक है, तुमसे ही कहा, यह तुमने किसे कैसे समझा? और तुमने भी कहा तो तुम्हें होने की मजबूरी किसने कही कि तुम हो जाओ? अगर तुमसे कहा भी होता, मैंने पहली बात तो मैंने तुमसे कहा नहीं, मैंने एक शब्द बोला, तुम हो गए। अब अगर तुमको लगता है कि मैंने तुमसे ही कहा था, स्टिल तुमको ये परफॉर्म करने किसने कहा? विलियम जेम्स ने ये कहा। उस आदमी ने कहा, यह सवाल कहाँ है, यह कोई सोचने की बात है। ये पैर वर्षों तक अटेंशन सुने हैं और अटेंशन हुए हैं, इसमें कोई गैप नहीं है बीच में। उधर अटेंशन की आवाज आई, इधर अटेंशन घटित हो गया। उस सैनिक ने ये कहा। करीब करीब वह जो कृष्ण कह रहे हैं वह एक बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य बोल रहे हैं कि आदमी की इंद्रियां उसकी कंडीशनिंग और एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की है। हमने वही किया है, हर जन्म से हम वही करते आ रहे हैं, हम वही करते रहे हैं, हम उसी जाल में घूमते रहे हैं, हम रोज इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, हमने जो किया है उसको हम रोज बल दे रहे हैं। और फिर जब हम निर्णय लेते हैं कभी, तो हम इसका कोई ख्याल नहीं करते कि जिन इंद्रियों के खिलाफ हम निर्णय ले रहे हैं उसका बल कितना है। समझो इस लाइन को। और फिर जब हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब ये काम नहीं करना है मुझे, अब अल्कोहल नहीं पीना है, अब स्मोकिंग नहीं करनी है, अब ये काम नहीं करना है, तो जब हम ये निर्णय लेते हैं उस वक्त हम ये सोच नहीं पाते कि जिन इंद्रियों के कमांड में वो सारे के सारे हैबिट्स हैं मेरे,
वो कितना स्ट्रांग है तुमको आइडिया नहीं है, उसका बल कितना ज्यादा है तुमको आइडिया नहीं है, उसकी कोई तौल नहीं करते, कभी बिना तौले निर्णय ले लेते हैं, फिर पराजय के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं लगता। जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो लोग ये प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई अब एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, और आए दिन वो शुरू करते हैं, हर रोज छोड़ देते हैं, 4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, 4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्या लगता है क्या रीजन है? जब मैं मार्शल आर्ट स्कूल्स में था, हर महीने कोई ना कोई एडमिशन करवाता था और हर महीने कोई ना कोई छोड़ देता था। क्या कारण है? आप ट्यूशन कोचिंग में देखे होंगे, हर हर बार कोई नए बैच में नया बच्चा आता है जो किसी एंथुजियाज्म से आता है कि नहीं इस बार पढ़ना है, इस बार, फिर वो छूट जाता है। क्या कारण है उसका? क्या वो इंसान भूल जाता है कि हाँ मुझे ये करना था? क्या वो भूल जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है? नहीं, वो भूलता नहीं है, उसे अभी भी याद है। जब वो काम करना बंद कर दिया तब भी उसको याद है कि हाँ भाई ये चीज़ तो जरूरी है मेरे लिए और मैं चाहता हूँ ये करना। स्टिल वो इंसान नहीं कर पाता, स्टिल वो इंसान छोड़ देता है। क्या लगता है क्या कारण है? उसी को कहते हैं कंडीशनिंग, उसी को कहते हैं संस्कार। संस्कार मतलब, फिर बोल रहा हूँ, ये नहीं कि माँ बाप ने तुम्हें क्या दिया, वो पार्ट है, लेकिन माँ बाप ने जो दिया, स्कूल में जो दिया, गुरुओं ने जो दिया, किताबों ने जो दिया, और तुमने आसपास दोस्तों से जो लिया और खुद जो सीखा, सभी संस्कार उसी कंडीशनिंग का पार्ट है। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे माँ बाप के अधीन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए अक्सर हम बोलते हैं कि माँ बाप के संस्कार। बट वॉट एवर कंडीशनिंग यू हैव, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू आर लर्निंग, दोज थिंग्स आर कॉल्ड द कंडीशनिंग पार्ट। तो जो भी चीज़ हम करते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने ही अपने आप को इस तरह से ट्रेंड करके रखा है। अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन ऐसा काम करता है कि वेन एवर दैट सिचुएशन कम्स, कि मैं उसके अगेंस्ट काम करूंगा। अब आपने कभी अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, सडनली वन डे यू रियलाइज कि नो, फ्रॉम टुडे या फ्रॉम टुमारो या फिर 1 जनवरी से मैं ये करूंगा, अपने लाइफ को चेंज कर दूंगा। आप 10 दिन करते हो, 15 दिन करते हो, उसके बाद छूट जाता है आपसे। व्हाट इज द रीजन? क्या 15 दिन के बाद उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, ऐसा लगता है क्या आपको? या अब मुझे नहीं चाहिए वैसी फिजिक या वॉट एवर स्ट्रेंथ यू आर डिजायरिंग, या यू वांट टू लर्न दैट स्किल, आपको ऐसा लगता है कि 15 दिन के बाद वो ज़रूरत खत्म हो जाती है? नहीं, वो ज़रूरत है, वो डिज़ायर अभी भी है, वो मन की इच्छा भी है, लेकिन उस मन की शक्ति उसके सामने कमज़ोर होने लगती है, आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होने लगती है। उस क्यूमुलेटिव पावर जो अनकॉन्शियसली आपने अपने पास स्टोर करके रखा है, उन इंद्रियों को दे के रखी है, जिनको आपने ही वो बल दिया है कई सालों से, अगर पुनर्जन्म में मानो तो कई जन्मों से, कि यू आर हैबिचुअल टू क्विट दैट थिंग सो इजीली। तो जो साधक सीधा इंद्रियों को बदलने में लग जाएगा और जल्दी निर्णय लेगा, वह खतरे में पड़ेगा ही। कि तुमको लगता है कि तुम सिर्फ इंद्रियों को बदल दोगे, वहाँ चांसेस कम है, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल है। क्योंकि तब क्यों क्यों दिक्कत है? आप सोचोगे क्या दिक्कत है भाई इसमें? दिक्कत यह है कि जब तुम इंद्रियों को बदलना चाहते हो, उसको वश में, उसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो तुम ये मन की शक्ति से कर रहे हो कि नाउ आई एम चूजिंग टू कंट्रोल दैट थिंग। अब इस बात को समझो कि मन तुम्हारा वहां बहुत कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि तुम इतने बड़े भी सुपर हीरो नहीं हो कि तुम्हारा मन इतना प्रबल है। अगर तुम्हारा मन उतना ही प्रबल होता तो तुम उस गर्त में रहते ही नहीं, पहली बात तो। अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा गर्त में हो मैंने कमी में हो, तो मतलब मन उतना भी स्ट्रांग नहीं रहा है। लेकिन जो तुम्हारी इंद्रियों के पास जो मेमोरी है, जो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड के पास जो इंफॉर्मेशन है, मेमोरी है, नॉलेज है कि उसे क्या चाहिए, उसकी आसक्ति, वो तुमने कई सालों में दिया है उसको, और वो सारा का सारा मिलके एक जगह इकट्ठा होकर बलवान बना हुआ है। इसलिए इफ यू थिंक यू कैन डायरेक्टली कॉन्फ्रंट योर सेंसेस, दैट्स इडियोटिक, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप उससे आज न तो कल डिफीट कर जाओगे। तो जो साधक सीधा इंद्रियों को बदलने में लग जाएगा, वह जल्दी निर्णय लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो ऐसे करता हूं, ऐसे करना, ऐसे कर देना है, क्योंकि हमें बाहर दिख रहा है, और वो हार जाएगा। इंद्रियां उसे रोज रोज पटकेंगी, उसकी ही इंद्रियां हैं। मजा तो यही है, किसी और की हो तो भी कोई बात हो कि कोई और हमें हरा रहा है, हम ही खुद ही, हमारे ही सेंसेस मुझे हराएंगे, अपनी ही इंद्रियां। लेकिन फिर क्या रास्ता है? क्योंकि कंडीशनिंग तो बहुत पुरानी है, संस्कार बहुत पुराने हैं, जन्मों जन्मों के हैं, अनंत जन्मों के हैं। सब इतना सख्ती से मजबूत हो गया है कि जैसे एक लोहे की जैकेट हमारे तरफ कसी हो, जिसमें से हिलना डुलना भी संभव नहीं। लोहा है चारों तरफ आदतों का, कैसे बदले, कैसे चेंज होगा? अब देखो, आपको लग रहा होगा श्री कृष्ण लगातार के लगातार
तकलीफ़ों की बात किए जा रहे हैं कि ये है, वो है, ये है, सॉल्यूशन कहाँ दे रहे हैं? ये हमें लग रहा है ना? लेकिन पहले याद रखना, व्हेनेवर यू वांट टू गेट द सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रॉब्लम को डिटेल में समझो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हो क्या रहा है, क्या दिक्कत क्या है? अगर मैंने चेष्टा की है, क्यों नहीं सफल हो रहा है? वंस यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग, आफ्टर दैट यू कैन अटैक दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट। कि हाँ भाई, इस पेड़ का मैं हर रोज पत्ता तोड़ते रहता हूँ, फिर भी ये पत्ता पेड़ खत्म नहीं हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पत्ते को नए नए पत्ते जो निकल जाते हैं हर रोज, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। वंस यू विल नो कि अच्छा, वहां जाते रहते अपने रूट कॉज से पहुंचोगे उस पेड़ के रूट तक, आपको मालूम पड़ेगा मेन विलेन ये है। एंड फ्रॉम दैट यू विल कट डाउन दैट रूट, उस जड़ को आप निकालोगे, उसके बाद वो पेड़ खत्म होगा। तो इस चीज की चर्चा हम इस छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं। आफ्टर दैट आई विल सी द कमेंट्स एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ओके। तो ओशो ने ये बता दिया कि जो इंद्रियों का जाल है वो लोहे के जैकेट की तरह है, जो हमें चारों तरफ से जकड़ा हुआ है और हम चाह कर भी अपने हाथ पैर को फैला नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। तब तक न होगा जब तक हम इंद्रियों को बिल्कुल ध्यान में ही न लें और निर्णय अलग किए चले जाएं। समझो बात को, ये चीजें तब तक नहीं होंगी। अभी सब अब देखो, यहां से पहले उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में बताया, ये क्या दिक्कत है, क्या रीजन है कि ये चीज होता है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं कि ये कब तक ये होता रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझना, कब तक होता रहेगा, उसके बाद हम सोल्यूशन में घुसेंगे। तो ये तब तक नहीं हो पाएगा, आप इंद्रियों का वश नहीं तोड़ पाओगे, जब तक हम इंद्रियों को बिल्कुल ध्यान में ही न लें और निर्णय अलग किए चले जाएं, उनका ध्यान ही न लें। आप अगर ये लगता है कि मैंने इंद्रियों का वश के बारे में बात ही ना करूं, सोचूं ना, अनकॉन्शियस माइंड को मैंने क्या ट्रेन कर रखा, क्या मेरे संस्कार हैं, क्या मेरे अपब्रिंगिंग है, क्या मेरी कंडीशनिंग किस कंडीशन में की गई है, अगर आपने वो चीज मुझे दिया ही नहीं, उसको कंसिडर नहीं करते हो, तब तक तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको कंसिडर करना पड़ेगा पहले उस कल्प्रिट को। आप इसके यहाँ पे मैं कल्प्रिट बोल देता हूँ, मैं इसको, ऑल्दो कल्प्रिट है नहीं, उसको हम नहीं बनाया है, तो उस कल्प्रिट को हमने अपने टेबल पे रखना पड़ेगा कि हाँ ये दिक्कत है, ये इसको सॉल्व करना है। इसकी फिक्र न करें कि 40 साल मैंने सिगरेट पी और निर्णय लें कि एक क्षण में कि अब सिगरेट नहीं पी पाऊंगा, तो कभी नहीं होगा। एक क्षण के निर्णय 40 साल की आदतों के मुकाबले नहीं टिकने वाली। क्षण का निर्णय क्षणिक है, टूट जाएगा, इंद्रियां पटक देंगी वापस उसी जगह, फिर क्या करना होगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट पे अब सोल्यूशन की तरफ हम मूव करेंगे कि भाई अगर आपने 40 साल से सिगरेट पी है, दारू पिया है और सडनली आपने एक पल में सोचा कि मैं नहीं करूंगा अब इसको, तुम्हारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारे इंद्रियां हैं, वो इस निर्णय को पटक के रख देंगी, क्योंकि ये क्षणिक निर्णय, ये क्षणिक आत्मविश्वास, ये क्षणिक डिसीजन ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। तो अब बोलते हैं, असल में जिन इंद्रियों के साथ हमने जो किया है उनको अनकंडीशन करना होगा, उनको अनट्रेन करना पड़ेगा, रिवर्स बैक करना पड़ेगा, उनको संस्कार मुक्त करना होगा। जिनकी हमने कंडीशनिंग की है, जब उसको संस्कारित किया है तो उसको गैर संस्कारित भी करना होगा। और गैर संस्कारित इंद्रियां सहयोगी हो सकती हैं, क्योंकि इंद्रियों को कोई मतलब नहीं कि आप सिगरेट पियो कि शराब पियो, कोई मतलब नहीं है। सिगरेट पीने जैसी दूसरी अच्छी आदतें भी इंद्रियां वैसे ही पकड़ लेती हैं। इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको सिगरेट पिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, एक्सरसाइज करवाओ, किताबें पढ़ाओ, वर्काहॉलिक बनाओ, म्यूजिक सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको जो दोगे वो पसंद करने लगेगा। इसलिए कहता हूँ, बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं यार मैं तो गंदी फिल्में देखता हूँ, मेरे हैबिट नहीं है, पर वो नहीं, तुमने उसको ट्रेन कर दिया है। नाउ यू आर एडिक्टेड, उसी को कहते हैं ना, एडिक्शन हो गया है उसको। बहुत से लोग होते हैं जो पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड होते हैं, उनको एडिक्शन है उस चीज का। वो कितना भी दूसरों पर ब्लेम करे कि नहीं उस कारण से हो रहा है, उसका नहीं, तुम एडिक्टेड हो, तुमने अपने सेंसेस को ट्रेन करके रखा है। अब आप तुम बोलते हो कि नहीं मैं तो कोशिश करता हूं, तो कोशिश यही है कि तुमने अपने आप का, अपने मन, तुम बोलते हो कि नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे सेंसेस, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड, तुमने उसको इतना ट्रेन किया है इतने लंबे समय तक कि वो आपको उस ओर अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। एक दिन तुम लड़ पाओगे, 2 दिन लड़ पाओगे, एक हफ्ता लड़ पाओगे, फिर से तुमको हराएगा वो और फिर से तुमको वो करवाएगा। तो यहाँ पे अब करना क्या है सोल्यूशन, कि जिन इंद्रियों को, जिस अनकॉन्शियस माइंड को तुमने ट्रेन किया, संस्कार दिए वो वाले, वो कंडीशनिंग दी, अब उसको संस्कार रहित करना है, उसको रिवर्स बैक करना है।
तो एक आदमी रोज भजन करता है, प्रार्थना करता है सुबह, एक दिन नहीं करता तो दिन भर तकलीफ महसूस पड़ती है उसे। इससे यह मत समझ लेना कि आप ये तकलीफ कुछ इसलिए मालूम पड़ रही है कि प्रार्थना में उसको बड़ा आनंद मिल रहा था, क्योंकि जिसको प्रार्थना में आनंद मिल गया उसके तो 24 घंटे आनंद से भर जाते हैं। जिसको एक बार भी प्रार्थना में आनंद मिल गया उसकी तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया एक आस्तिक का, भक्त का, कि जो इंसान ये लगता है ना, बहुत लोग ऐसा होता है ना कि मैं हर रोज पूजा करता हूँ, आज मैं पूजा नहीं कर पाया, और ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मैंने देखा है कि नहीं भाई आज मेरा दिन सही नहीं जा रहा, मूड खराब है मेरा, ये मैं हर रोज करता हूँ पर आज ये नहीं कर पाया। अब दिक्कत क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भक्त है वो आस्तिक है, कि नहीं भाई कितना बड़ा भक्त है भाई कि उसको उस चीज़ से वंचित हो गया है तो उसका दिल दुखी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियसली, सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस के थ्रू जो भी चीज़ करता है वो परफॉर्म करता है, रिचुअल्स, उस रिचुअल्स का वो एडिक्टेड है, उस रिचुअल्स का वो अधीन है। अब वो चीज़ नहीं हो रहा है ना, तो उसका अनकॉन्शियस माइंड, उसके सेंसेस कचोट रहे हैं उसको, वो डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं हुआ। जो अभी ओशो ने एक बात कही ना कि आपके सेंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शराब पियो कि जूस पियो। अगर आपको जूस पीने का हैबिट लग गया पर डे, तो आप देखना आपको हर रोज चाहिए ही चाहिए। आपने कभी देखा है बच्चों को, 5 साल 6 साल के बच्चे जिनको मिल्क एडिक्शन होता है, उनको हर रोज 1 गिलास दूध चाहिए, 2 गिलास, एंड दे विल बिहेव लाइक कि एडिक्टेड है, क्या शराबी है क्या, ऐसा लगेगा आपको। वो दूध के लिए ऐसा बेचैन होता है, मैंने देखा है। जैसे मुझे बचपन से पसंद नहीं है तो मैं कभी एडिक्टेड नहीं हूँ उसका, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे। आप देखना, हम कहते हैं ना कि भाई शराब सिगरेट का एडिक्टेड हो सकता है, ये तो दूध तो अच्छी चीज़ है, इसका कोई एडिक्टेड होता है क्या? नहीं होता है। आप देखिएगा कि वो इंसान ऐसा एडिक्टेड होता है उस मिल्क के लिए कि वो पागल हो जाता है, एकदम चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मुझे चाहिए ही चाहिए। वैसा ही देखना, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम, फ़ोन का एडिक्शन है उनको, बस वो ऐसा मत समझना कि वो मन से कुछ देखना चाहते हैं। आपको मैं एक बात कहता हूँ, आप ग्रोन अप हो, आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, कुछ रील्स वगैरह देख रहे हो, आप भी कोई आकांक्षा हो सकती है, मेरी बात समझना ध्यान से मेरे दोस्त, ये वाली बात। आपके पास कोई डिज़ायर हो सकता है कि नहीं मेरे को आज कामुक चीज़ें, सेक्सुअल चीज़ें देखनी है, तब आप कर रहे हो। नहीं आज मुझे कुछ एजुकेशनल चीज़ें देखनी है, तब आप देख रहे हो। नहीं आज मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना है, तब आप देख रहे हो। नहीं आज मुझे कुछ मनोरंजन देखना है, तब आप कर रहे हो। यू हैव सम रीजनिंग, दैट्स व्हाई यू आर ओपनिंग द फोन, ठीक है। सेंसिबल इंसान की बात कर रहा हूँ मैं ये। अब जो बच्चा है उसके उसके नज़र से देखो, जो एक 4 साल का बच्चा, 4.5 साल का, 5 साल का फ़ोन ऐसे करते रहता है, आपने देखा होगा, खाना खा रहा है, कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि उसके मन में, अगर वो सेक्सुअल कंटेंट तो देख नहीं रहा, वो कामुक चीज़ें देख नहीं रहा है, वो उसको कोई सेंस नहीं है उस चीज़ों का। वो ऐसा भी नहीं कि फाइनेंस के बारे में सीखना चाह रहा है, वो ऐसा भी नहीं कि मनोरंजन उसके लिए, अभी बात मानो, बच्चे के लिए मनोरंजन नामक कोई चीज़ नहीं है। वो बस लाइकिंग डिसलाइकिंग इतना ही चलता है बच्चों का। एंटरटेनमेंट की, हाँ मैं जोक सुनूं, उसका वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि एक बच्चा क्यों फ़ोन स्क्रॉल किए जा रहा है। बड़ों का तो रीज़न मालूम पड़ता है कि या तो वो सेक्सुअल चीज़ देखना चाहता है, कुछ एजुकेशनल चीज़ देखना चाहता है, सम रीज़न इज़ देयर, दैट्स व्हाई दैट पर्सन, या फिर एटलीस्ट एंटरटेनमेंट देखना चाहता है, इसलिए वो फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन वो 4 साल का बच्चा किस पर्पज से कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। मैं बहुत साइकोलॉजिकल बात बोल रहा हूँ मैं। अब उसके पीछे रीजनिंग अगर आप देखोगे तो यही मिलेगा आपको, कि वो बच्चा जो है बस ट्रेन कर दिया उसने कुछ महीने, कि वो शुरू में जब उसने स्क्रॉल किया, अलग अलग गाने, अलग अलग म्यूजिक सुनाई दिया उसको, अलग अलग लोग करते हुए, टैंग टूंग करते हुए कुछ म्यूजिक सुनाई दिया, बच्चा हंसा। अब उस कारण से, उस उम्मीद में, उसने उस डोपामिन हिट के कारण बार बार वो स्क्रॉल करना शुरू किया। ठीक है, स्टार्टिंग में उसको अच्छा लगा, आपने उसको, खाना नहीं खा रहा बच्चा, लो बेटा ये गाना चला दो बच्चे को। आपने देखा होगा पेरेंट्स करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर करते हैं पेरेंट्स, जो कि बच्चे के सामने फ़ोन लगा दे, ले बच्चा ये चू चू ट्रेन, इस तरह के बहुत सारे हैं ना कुछ एपिसोड्स आपने देखा होगा कि गाड़ी चल रहा है, चू 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 गाना, ये फॉर एप्पल गाने चल रहे हैं, बच्चे के सामने रख दिया और बच्चे को खिला रहे हो और अपने बच्चा देख रहा है। धीरे धीरे वो बच्चा जो है, पहली बार वो विजुअल्स, वो कलर्स, सो डायनामिक चीज़ें चेंज हो रही हैं स्क्रीन पे, वो बच्चा देखना शुरू किया, उसको मन में अच्छा लगा। वो विद टाइम क्या हो रहा है कि उसके जो आइज है, उसका ब्रेन है, उसको एडिक्शन आ गया, उसके मन में नहीं है, अब उसका मन नहीं भी है, सडनली वो, उसका ब्रेन, उसकी आंखें बोलता है कि मुझको वो डोपामिन हिट चाहिए, वो प्लेजर चाहिए, और उसका सोर्स उसके ब्रेन ने, उसकी आंखों ने बना के रखा है कि बच्चा मेरी आंखों के सामने जब स्क्रीन आएगा तब मुझे मजा आएगा। उस बच्चे को कोई मतलब नहीं कि पापा का फोन ले, कि मम्मी का फोन ले, कि दीदी का फोन ले, कि भैया का फोन ले, कोई फोन रख दो, उसमें खुश है वो।
तो उसको इस तरह से हमने ट्रेन कर देते हैं। आपको हो सके ये बात समझिएगा, और आपके घर पे भी अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिएगा कि आप बच्चे को एक अननेसेसरी चीज़ एक ट्रेन कर रहे हैं उसके दिमाग में। और इस चीज़ को फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ ने बोला अरे बच्चा बिगड़ रहा है, ये कर रहा है, हम तो बोलते ही हैं ये लोग करता है, आप बच्चे को आज से, फिर पेरेंट्स लोग को देखा ये करते हुए मैंने, आज से फ़ोन मत छूना, नहीं तो हाथ तोड़ देंगे, थप्पड़ लगेगा, फ़ोन मत छूना आज से। अरे मूर्ख इंसान, उस पेरेंट को बोल रहा हूँ मैं, अरे मूर्ख इंसान, तुमको पता भी है तुम क्या किए हो और तुम किस तरह रिवर्स करना चाहते हो। तुमने एक बच्चे को महीनों का एक ट्रेनिंग दिया, आपने उसके ब्लैंक कैनवस पे एक रंग भर दिया। अब आप एक दिन में बोलते हो कि कल फोन मत छूना, अरे वो बच्चा तड़प जाएगा अंदर, वो मचल जाएगा, बस वो आपका गला नहीं पकड़ पा रहा है, बस इतना ही समझ लीजिए, वो इस लेवल है बच्चा मचल रहा है। आपको अगर उसको रिवर्स बैक करना है तो आपको जो कंडीशनिंग आपने दे दी फोन का, उसी कंडीशनिंग को रिवर्स करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा उस चीज़ों को, और विद टाइम ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली। कैसे करेंगे वो कभी किसी और दिन वीडियो में बताऊंगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा है वो वीडियो बनाने का तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया है और रिवर्स बैक किया है बच्चों में। लेकिन अनलेस अंटिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, तो ना ही आप अपना कोई एडिक्शन चेंज कर सकते हो, ना ही कोई आप अपना कोई हैबिट चेंज कर सकते हो या न्यू हैबिट एक्वायर कर सकते हो। और बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, खुद को नहीं पता तो दूसरे बच्चे का क्या आप समझ पाओगे कि वो कैसे उसको हैंडल करें। तो यहाँ पे ओशो ने बोला, लेकिन आम तौर से जो प्रार्थना न करने से दुख मिलता है, करने से आनंद नहीं मिलता। यह बड़े मजे की बात है, न करने से दुख मिलता है, वह दुख हैबिचुअल है, वह वैसा ही है जैसे सिगरेट का, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, रोज करते हो रोज आदत कहलाती है बस, नहीं किया तो जगह खाली छूटी लगती है, दिन भर वह खाली जगह भीतर ठक ठक करते रहती है कि आज प्रार्थना नहीं की, फिर काम किया, आज प्रार्थना नहीं की, अब बड़ी मुश्किल हो गई, सिगरेट भी जो अभी तक जला लो पी लो, अब सुबह तो कल आएगी। समझो बात को, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हर रोज पूजा करते हैं, हर रोज, बड़ा गया कितना धार्मिक आदमी, कितना शुद्ध आदमी है। बहुत लोग होते हैं बहुत, हर रोज, बहुत सारे हर रिलीजन में ये चीजें हैं, मैं किसी की पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, हर जगह तुमको देखिएगा पैटर्न है उनका, हर रोज इतनी बार करते हैं, सुबह शाम करते हैं, सुबह दोपहर शाम करते हैं, अब वो हैबिचुअल है, वो समझने लगते हैं कि हम बड़े धार्मिक हो गए हैं, हम बहुत ईश्वर के नजदीक आ गए हैं। पब्लिक भी जो देखती है उनको लगता है कितना संत आदमी भाई, दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है। अरे वो हैबिचुअल हो चुका है, सिर्फ उसका, सिर्फ और सिर्फ हैबिचुअल है, उसको एक बार वो चेंज करने बोलो वो इंसान बौखला जाएगा। उसकी बौखलाहट ये नहीं कि अच्छा ईश्वर से दूर हो गया, अगर कोई इंसान सच में ईश्वर को जानता है, समझता है, तो उसे पता है कि तुम हर वक्त चाहो तो ईश्वर की आराधना में रह सकते हो, और ईश्वर से तुम कभी दूर कभी जा ही नहीं सकते, कहाँ जाओगे। लेकिन वो इंसान अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो चुका है कि उसको चाहिए, वो एक्टिविटी है उसके लिए, वो और कुछ नहीं। अनकंडीशनिंग जैसे जैसे बांधा है वैसे वैसे ही खोलना पड़ेगा, जैसे जैसे आदत बनाई वैसे वैसे आदत बिखरानी पड़ेगी, बिखेरनी पड़ेगी। इंद्रियों को निर्मित किया है, उनको अनिर्मित करनी पड़ेगी। इस अनिर्मित करने के लिए कृष्ण एक बहुत अद्भुत सुझाव देते हैं। वे इस सूत्र में कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वह सारा बोझ अपने ही ऊपर नहीं ले लेता। ज्ञानी पुरुष अपने ऊपर सारा का सारा बोझ नहीं लेता। असल में ज्ञानी पुरुष, ठीक से समझो तो, बोझ अपने ऊपर लेता ही नहीं, वह बोझ बहुत कुछ तो परमात्मा पर छोड़ देता है। सच तो यह है कि वह पूरा ही बोझ परमात्मा पर छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। और जो पुरानी आदतें हमला करती हैं उनको वह पिछले कर्मों का फल मानकर साक्षी भाव से झेलता है, उनसे कोई दुख नहीं लेता, कहता है ठीक है, कल मैंने किया था इसलिए ऐसा हुआ। उसी को कर्म कहते हैं, कर्मा। कर्मा कॉन्सेप्ट जानते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह से जितना सिंपली लोग कर्मा कर्मा बोलते रहते हैं ना, कर्मा ये, कर्मा इज ए बिच, बहुत चीजें बोलते रहते हैं लोग, कह रहे हैं मेरा कर्म, वो पब्लिक कर्मा समझ नहीं रहे हैं कर्मा है क्या। कर्मा इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा व्यापक है, इतना ज्यादा इंटेंस है, हमें अंदाजा नहीं है कि कौन कौन सा चीज हमारे कर्म को क्रिएट कर रहा है। वी हैव नो आइडिया। इवन मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये भी एक मेरा कर्मिक चीज में आ रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे कर्म में घुस रहा है। अगर आपने गीता का एक श्लोक भी लाइफ में सुना, ये भी आपके कार्मिक में वो ऐड हो जाएगा, वो याद रखना। इसलिए ध्यान से सुनना, अगर ये कर्म नहीं लेना है गीता का तो
वीडियो बंद कर दो, चेंज कर दो। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। बुद्ध एक गांव से निकलते हैं। कुछ लोग गाली देते हैं, वे हंसकर आगे बढ़ जाते हैं बुद्ध। फिर कोई भिक्षु उनसे पूछता है, उन्होंने गाली दी, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध कहते हैं, कभी मैंने उनको गाली दी होगी, वे उत्तर दे गए अब मुझे। अब और आगे का सिलसिला क्या जारी रखना? मैंने कभी दी होगी, उसने दे दिया, हो गया बराबर। अब मैं फिर दूंगा, फिर कभी वो आएगा। तो जरूर मैंने कभी गाली दी होगी, नहीं तो वो क्यों कष्ट करते? बुद्ध ये बोल रहे हैं, अकारण तो कुछ भी घटित नहीं होता। कभी मैंने गाली दी होगी, उत्तर बाकी रह गया होगा, अब वे उत्तर दे गए। अब मैं उनको फिर गाली दूं, फिर आगे का सिलसिला होता है। सौदा पट गया, लेन देन हो गया, अब मैं खुश हूं, अब आगे उनसे कुछ लेना देना न रहा, अब मैं आगे चलता हूं। तो यहाँ पे ओशो कृष्ण बुद्ध ने बहुत सिंपल बात बोली। हमें सुन के लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात बोल दी है, मैंने दी होगी इसलिए दे दी। नहीं, मैंने तो कभी नहीं दी। तो बुद्ध जो बात कह रहे हैं वो कार्मिक साइकिल की बात कह रहे हैं कि कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा कि मेरे किस कारण से उस इंसान को गाली पड़ी हुई, कोई कष्ट पहुंचा होगा मेरे कारण से, मेरे किसी एक्टिविटी से। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो भी कर्म करते हो आप, उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, और उसका कॉन्सिक्वेंस से ना आप भाग सकते हो ना ये सृष्टि भाग सकती है। जो भी आप चीज़ करते हो, एक एनर्जी ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और वो एनर्जी पूरे सृष्टि की होती है। वो एनर्जी आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, वो इस क्रिएशन, वो इस एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। तो अगर हम कुछ वहां से लेते हैं तो हम सृष्टि से लेते हैं, और कुछ देते हैं तो सृष्टि को ही देते हैं। तो आप पे इफेक्ट होता ही है, सृष्टि पे भी होता है, और उस कॉन्सिक्वेंस से हम भाग नहीं सकते। तो बुद्ध ने यही बात बोली, वो एक कार्मिक चीज है। कभी कभी अभी जो मुझे मिला है, कभी मैंने दिया होगा उसको, इसलिए मिल गया, हो गया बराबर। चलो ठीक है, अब मैं फिर से उस साइकिल को फिर से कर दूंगा, तो ये तो एक सर्कुलर लूप आ जाएगा। फिर वो कभी आएगा मेरे को देने, फिर मैं दूंगा, फिर वो देगा। तो मैं इसको एज ए सेंसिबल पर्सन, चूंकि मैं इस सत्य को जान रहा हूं, इसलिए मैं आज यहाँ स्टॉप करता हूं। इस एनर्जी के ट्रांसफर को मैं यहाँ रोक देता हूं। कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो हमले होते हैं, उन हमलों को अतीत कर्मों की श्रृंखला मानता है और उनको साक्षी भाव से, शांत भाव से झेल लेता है। और जो संघर्ष है, समाधिस्थ होने की जो यात्रा है, उसमें वो परमात्मा को, प्रभु को, जीवन तत्व को, जीवन ऊर्जा को सहयोगी बनाता है। वह इतना नहीं कहता कि मैं ही लड़ लूंगा, मैं ही कर लूंगा। तो कृष्ण जो यहाँ पे मैंने रास्ता जो दिखा रहे हैं, वो सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई, एक बार तुमने अगर अपने जो भी चीज तुम अगर भोग रहे हो, कोई कष्ट या जो भी चीज है, तुम एक चीज जान लो कि वो तुम्हारे कर्म का ही फल है। तुमने ही कुछ ऐसा किया है, तो ये चीज तुम उसको अपने एज ए पास्ट कर्मा की तरह ले लो, एक्सेप्ट करो, उससे लड़ने मत जाओ। और बस जिस जर्नी पे तुम जा रहे हो, उस जर्नी में तुम अपने आप को, ईश्वर को, परमात्मा पे सरेंडर करो, छोड़ो उसको कि ठीक है बाकी वो तुम संभालोगे, बाकी मेरा जो कर्म है वो मैं करते रहूंगा। इसको और गहराई में समझना बाकी है, विद द टाइम हम समझेंगे। कोई कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है जो यहाँ पे कृष्ण बात कर रहे हैं। ये विद द टाइम हमें और भी श्लोकों में समझ में आएगी ये बात, ठीक है। ये जितना सिंपल लग रहा है सुनने में, इतना है नहीं। कभी इस तत्व को थोड़ा सा समझ लें, प्रयोग कर कर देखें। ओशो कहते हैं, सिगरेट मैं पीता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं ही सिगरेट छोड़ूंगा, लेकिन मेरा सिगरेट पीने वाला 50 साल पुराना है, और मेरा सिगरेट छोड़ने वाला मैं अभी एक क्षण का हूं। जो छोड़ने वाला व्यक्तित्व है वो अभी नया है, और जो पीने वाला व्यक्तित्व है वो सालों साल, 40-50 साल पुराना व्यक्तित्व है, सपोज करो। तो मेरा सिगरेट छोड़ने वाला मैं जो है वो हार जाएगा, क्योंकि पीने वाला बहुत स्ट्रांग है, कई सालों का मेहनत है उसमें। लेकिन मैं कहता हूं सिगरेट पीने वाला 50 साल पुराना है, इंद्रियों की आदत मजबूत है, हमला बार बार होगा। आज का एक क्षण तो मैं बहुत कमजोर हूं, मैं परमात्मा पर छोड़ता हूं, तू ही मुझे सिगरेट पीना छुड़ा दे। क्या बोले यहां पर? तो मेरा सिगरेट छोड़ने वाला मैं हार जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं सिगरेट पीने वाला 50 साल पुराना है, इंद्रियों की आदत मजबूत है, क्योंकि सालों साल उसको दिया गया है। हमला बार बार होगा, आप जब कोशिश करोगे छोड़ने की वो फिर आएगा, जब छोड़ने की कोशिश करोगे वो फिर आएगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, कई सालों का उसके पास संस्कार है, कंडीशनिंग है। आज का एक क्षण को मैं तो बहुत कमजोर हूं, आज का जो मैं हूं, जिस तरह ये निर्णय लिया कि मैं छोड़ूंगा, ये उस पुराने
स्मोकर पर्सन की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर है। मैं परमात्मा पर छोड़ता हूँ, तू ही मुझे सिगरेट पीना छुड़ा दे। तो अब क्या किया? तुमने सरेंडर किया, तुमने अपनी चेतना को कनेक्ट किया। सरेंडर करना मतलब क्या? तुमने अपनी चेतना को इस ये कन्विंस किया कि उस परमात्मा से कनेक्ट करो और वहाँ पे जो वो चाहता है वो करवाएगा। अभी मैंने कहा था ना कि जब इंद्रियां तुम्हारी कमजोर हो, इंद्रियां तुम्हारी स्ट्रांग हो, तो उसको तुम मन से तभी हरा सकते हो जब तुम्हारा चित्त इतना स्ट्रांग हो जाए, विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाए कि उस मन को, उस इंद्रियों की ताकत को वो झेल पाए। अब सवाल यह है कि मन उतना स्ट्रांग कब होगा? वो मन इतना स्ट्रांग, वो चित्त उतना स्ट्रांग तभी होगा जब चेतना से वो एनर्जी ले, तुम्हारे कॉन्शियस से वो एनर्जी ले। अब उस चेतना से, उस चेतना ताकत कहाँ से लेती है? परमात्मा से, आत्मा से। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं परमात्मा पर छोड़ता हूँ कि तू मुझे सिगरेट छुड़वा। यह भी अहंकार नहीं लेता कि मैं छोड़ूंगा, मैं करता भाव ही खत्म कर देता हूँ। अब तू करवा, तू डिसाइड कर कि मैं पीऊं कि ना पीऊं। क्योंकि यह जो अहंकार लेगा कि मैं छोड़ूंगा, तो वह अहंकार कहाँ जाएगा जिसने 50 साल कहा है कि मैं पीता हूं। अगर तुमने आज ये डिसीजन ले लिया, ये मन ले लिया कि मैं छोड़ता हूं, तो उसका क्या जो ये बोलता है कि मैंने 50 साल पिया, वो अहंकार कहाँ जाएगा? वो भी तो एक अपने आप को बना के रखा है तुम्हारे अंदर, वो तुम ही तो हो। उस अहंकार के मुकाबले यह छोड़ने वाला अहंकार छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पे अहंकार क्यों बोल रहे हैं? सोच के देखना कि ये अहंकार छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। यहाँ पे ये बात क्यों बोल रहे हैं ओशो? इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि अहंकार नहीं, उस अहंकार तो आपका एक ही है, उसको पुष्ट करने वाला तुम्हारा मन होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि हर एक काम के, अलग अलग काम के लिए हमारा मन बिखरा हुआ होता है। एक पार्ट, मन का एक पार्ट ये कर रहा है, मन का दूसरा पार्ट ये कर रहा है, मन का ये पार्ट ये कर रहा है। एक तरफ मन बोलता है एक्सरसाइज करो, एक तरफ मन बोलता है आराम करो। एक तरफ मन बोलता है डाइटिंग करो, डाइट अच्छा करो, एक तरफ बोलता है कि नहीं चिप्स खाते रहो, चिप्स खाते रहो। तो ये मन आपस में ही लड़ते हैं। तो यही बात चल रही है कि अब उन दोनों मन में जो स्ट्रांग है वो जीत जाता है। इन द सेम वे यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि जो अगर मैं छोड़ने वाला एक मन ये है और एक पीने वाला मन है, तो जो पीने वाला मन है वो कई सालों की मेहनत है तुम्हारी, वो यूं नहीं जाने वाली। और जो नहीं पीने वाला मन है वो नया नया जागृत हुआ है, ये कमजोर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो छोड़ने वाला मन है वो कमजोर है, इसलिए वो हार जाता है। तो इस छोड़ने वाले अहंकार को परमात्मा के चरणों में रखना जरूरी है। भले वो मन छोटा है, कमजोर है, जो चाहता है छोड़ना, नया नया है, नवजात शिशु है, लेकिन अगर आपने उस मन को उस परमात्मा पे सरेंडर कर दिया, उस चेतना के थ्रू उस परमात्मा पे जोड़ दिया कि भाई तुम संभालो इसको, इसे कह देना जरूरी है कि तू संभाल। सिगरेट मैंने पी, अब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अकेला बहुत कमजोर हूं। तू साथ देना, जब मैं सिगरेट पीऊं तब तू साथ देना। इसका मतलब तुम अपने अपने कॉन्शियस जो चेतना है उसके थ्रू उस आत्मा परमात्मा से तुम कनेक्ट कर रहे हो, अपने आत्मा से जुड़ना चाहते हो, उससे बल पाना चाहते हो कि इस मन को इतना स्ट्रांग बनाओ, इस अहंकार को इतना स्ट्रांग बनाओ कि ये अहंकार जीते। किसकी तुलना में? कि पीने वाले अहंकार की तुलना में। और जब सिगरेट पीने को वापस जोर आए, तब यह मत सोच लेना कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। तब बजाय सिगरेट के पक्ष विपक्ष में सोचने के, परमात्मा के समर्थन की तरफ ध्यान देना। ध्यान देना कि अब वह सिगरेट फिर पुकार रही है, अब तू संभाल। और जैसे ही परमात्मा का स्मरण और समर्पण का स्मरण, जैसे ही विराट के प्रति समर्पण का स्मरण की ऊर्जा इतनी हो जाती है, अनंत की ऊर्जा हो जाती है कि 50 साल का क्या 50 जन्मों की आदत भी कमजोर हो जाती है और टूट जाती है। तो वो जो सरेंडर की जो बात आई कि एक इंसान अपने आप को जब वो देखता है कि वो फिजिकली कमजोर है, अब वो नहीं कर सकता, वो साइकोलॉजिकली भी कमजोर है कि उसी के पास, क्योंकि वो अपने आप से लड़ रहा है। समझो बात को, यहाँ लड़ाई दूसरे से नहीं हो रही है, यहाँ खुद के अहंकार से लड़ाई है, खुद के मन का खुद के मन से लड़ाई है। दोनों ही तुम्हारा है, दोनों ही तुम हो। अब यहाँ पे कौन जीते इसका इसका अब फैसला तुम्हें छोड़ना पड़ेगा उस आत्मा में, उस परमात्मा के साथ। कि तुम्हारी चेतना को तुमने बोला कि भाई तू संभाल, अब मुझे नहीं मालूम है, ये लड़ाई बाहरी दुनिया की नहीं है, ये मेरी अंदर की लड़ाई चल रही है।
इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा ना दोस्त कि हम कई बार ज़िंदगी में फँसते हैं और बोलते हैं कि ये क्या करूँ, क्या ना करूँ? सारी दुविधा हमारे अंदर की है। तो हम बोलते हैं ना कि अब सब चीज़ ईश्वर के हाथ में है। उस समय वो भाव आता है हमारे अंदर कि हम चाहते हैं कि अपनी समस्याओं को उसके हवाले छोड़ दें, कि वो जब तुझे जो लगता है वो करवा मुझसे। कई बार ऐसा होता है ना कि अब जो तू चाहता है, मतलब उस परमात्मा से जो भी हम नाम देते हैं, जिस नाम से भगवान को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, हम क्या बोलते हैं कि अब चल तू डिसाइड कर क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो तेरे अंदर से आवाज़ आएगी वही करूँगा मैं। कि उस समय ये हम कब करते हैं? जिस समय हम दोनों ही लेफ्ट राइट दोनों ही हमारा मन बोल रहा है कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी गलत, ये भी गलत, एंड वी आर कंफ्यूज्ड कि क्या करना है, क्या सही, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस वक्त की बात, एक छोटी सी घटना उससे आपको स्मरण आ जाएगा। कोई 1910 में, 1910 में एक वैज्ञानिक का अन्वेषक मंडल उत्तरी ध्रुव पर यात्रा कर गया। नॉर्थ पोल पर वो गए यात्रा करने 1910 में। उत्तरी ध्रुव में 3 महीने तक वे लोग फंस गए बर्फ में और लौट ना सके। भोजन खत्म हो गया, बड़ी मुश्किल थी, बड़ी कठिनाई। 3 महीने तक नॉर्दर्न पोल में, अर्थ के वहां पे वो लोग फंस गए। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तब हुई जब सिगरेट खत्म हो गई उनकी। लोग कम रोटी ले जाने को राजी थे, लेकिन कम सिगरेट ले जाने को राजी नहीं थे। लोग कम पानी पीने को राजी थे, लेकिन कम सिगरेट ले जाने को राजी नहीं थे। लेकिन कोई उपाय न था। नावें फंसी थी बर्फ में और 3 महीने से पहले निकलने की संभावना न थी, और 3 महीने तक सब चलना था। नहीं माने तो भोजन तो किसी तरह चला, थोड़ा थोड़ा देकर, लेकिन सिगरेट सबसे पहले खत्म हो गई, क्योंकि कोई सिगरेट कम करने को राजी न था। फिर एक बड़ा खतरा आया, और वह खतरा यह था कि लोगों ने नावों की रस्सियां काट काट कर सिगरेट बनाना शुरू कर दिया। नावों की रस्सियां जो है वो काटा, उसको जलाया, उसको कागज में लपेटा, उसको पीना शुरू कर दिया। तब तो जो जहाज का कप्तान था उसने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर नावों की रस्सियां कट गई तो फिर 3 महीने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर ये नावें कैसे चलेंगी? पर लोगों ने कहा कि 3 महीना, 3 महीने के बाद छुटकारा होगा कि नहीं यह कुछ नहीं, पक्का नहीं है। सिगरेट लेकिन अभी चाहिए हम लोगों को, और हम बिना सिगरेट के 3 महीने बचेंगे ये कहाँ पक्का है? और 3 महीने तड़पना और रस्सियां बंधी हैं पास में जिनको पिया जा सकता है। सिगरेट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी धुआं तो निकाला निकाला ही जा सकता है। तो नहीं, असंभव है कप्तान साहब, हम ये नहीं कर सकते, हम 3 महीने का इंतजार नहीं कर सकते। बहुत समझाया तो रात चोरी से रस्सियां कटने लगी। वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर जब नाव लौटी तो उनके कप्तान ने जो वक्तव्य दिया, उसने कहा कि सबसे कठिन कठिनाई जो 3 महीने में आई वह यह थी कि लोग सिगरेट की जगह रस्सियां पी गए, कपड़े जलाकर पी गए, किताबें जलाकर पी गए, जो भी मिला उसको पीते चले गए। जब वो नाव वापस लौटी अपने घर पे, तब उस कप्तान ने कहा कि उस 3 महीने में पानी, खाना, ये सब ज़्यादा दिक्कत नहीं था, ये हमने मैनेज कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी वो सिगरेट की थी, कि लोग रस्सियाँ जला के, कपड़े जला कर, लोग कागज़ जला के, किताबें जला के सिगरेट पिए जा रहे थे। एक आदमी अखबार में पढ़ रहा था, एक स्टुअर्ट स्पैरी नाम का आदमी अखबार में यह पढ़ रहा था। पढ़कर उसे ख्याल आया, ये घटना जो बात है, ये इंसिडेंट जो है, ये अखबार में छपी होगी। फिर एक स्टुअर्ट स्पैरी नाम के आदमी ने ये खबर पढ़ी। वह भी चेन स्मोकर था। जब पढ़ रहा था तब सिगरेट पी रहा था। उस वक्त ये स्टोरी जब पढ़ रहा था, उसे ख्याल आया कि मेरी भी यही हालत होती क्या अगर मैं उस नाव में फंसा होता? क्या मैं भी रस्सी पी जाता? उसने कहा कि नहीं, मैं कैसे रस्सी पी सकता था? आप भी कहेंगे मैं कैसे रस्सी पी सकता हूँ? आप समझो इस बात को, ये रस्सी पीने पे क्यों बात चल रही है? क्योंकि सिगरेट जो पीता है उसमें वो निकोटिन्स है, वो उसका हिट होता है, उसका ब्लड में मिलन होता है। लेकिन रस्सी तो सिंपल एक पदार्थ है जो जल रहा है, सिर्फ धुआं दे रहा है, कार्बन, और कुछ नहीं। लेकिन उस सिगरेट का एडिक्शन ऐसा है कि बॉडी, बस दिमाग केवल मांग रहा है कि हमको कुछ चाहिए जलाने के लिए, दैट्स ऑल। पर उसने कहा कि वहां भी 30-40 लोग थे, कोई हिम्मत न जुटा पाया, सबने पी, क्या मैं भी पीता? उस स्टुअर्ट स्पैरी के मन में यह विचार आया कि उस अखबार के इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, कि वहां भी उस शिप में 3 महीने 30-40 लोग थे और सबने पिया। अगर मैं भी वहां होता तो क्या मैं भी यही करता? उसकी आधी जली हुई सिगरेट थी, वो जब वो अखबार पढ़ रहा था उसके हाथ में आधी सिगरेट जल रही थी।
उसने एस्ट्रे पर नीचे रख दिया और उसने कहा कि परमात्मा अब तू संभाल, अब यह सिगरेट आधी रखी है नीचे, और अब मैं इसे उसी दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरा तुझ पर भरोसा खो जाए। और जब मैं उसे उठाने लगूं तो मेरी तो कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मैं अपने को अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तो एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाते रहता हूं। आई एम ए चेन स्मोकर। मैं अपने को भली भांति जानता हूं, जैसा मैं आज तक रहा हूं। मैं भली भांति जानता हूं कि यह सिगरेट नीचे नहीं रह सकती, मैं उसे उठा ही लूंगा, मैं पीऊंगा ही। मैं अपनी कमजोरी से परिचित हूं। मेरे भीतर मुझे कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। मेरे भीतर, मेरे परिचय में मेरे पास कोई संकल्प नहीं है तो जो सिगरेट में से बच सकूं। लेकिन मेरे मन को पीड़ा बहुत है और मैं यह भी नहीं सोच पा सकता कि इतना कमजोर, इतना दीन कि सिगरेट भी नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं और क्या छोड़ सकता हूं। मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं, अब तू ही ख्याल रखना। अब तू ही साथ छोड़ देगा तो सिगरेट उठाऊंगा। हाँ, उठाने के पहले एक दफे तेरी तरफ आंख उठाकर जरूर देखूंगा कि तूने साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अगर तेरा साथ छूटा तभी पीऊंगा। और उस दिन, जिस दिन मैंने ये सिगरेट फिर से उठा ली, उस दिन मेरा तेरे पे भरोसा खत्म हो जाएगा। उस दिन मेरा और तेरा रिश्ता खत्म, क्योंकि उस वक्त वो यही मान रहा है ना कि हाँ, ईश्वर कुछ नहीं कर पाया। फिर 30 साल बीत गए, 30 years passed। उस आदमी ने 1940 में वक्तव्य दिया, 1940 में, कि मैं 30 साल बीत गए, सिगरेट आधी वहीं रखी है। जब भी उठाने को स्टुअर्ट स्पैरी का मन होता, तभी ऊपर की तरफ देखता कि क्या इरादे हैं। सिगरेट वहां रह जाती, पैरी यहां रह जाते। 30 साल हो गए, अभी तक उठाई नहीं। और अब 30 साल काफ़ी वक्त है, स्टुअर्ट स्पैरी ने कहा। अब मैं कह सकता हूं कि जो भरोसा, जो ट्रस्ट मैंने परमात्मा पर किया, वो पूरा हो गया। कि अब 30 साल काफ़ी है प्रूव करने के लिए, हाँ, कि वॉट एवर आई थॉट एट दैट टाइम कि हाउ टू क्विट दैट थिंग दैट वर्कड। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ छोड़ देता। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ छोड़ देता, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, जो एक कंफर्म माइंड में हो गया, वो छोड़ देता। उस गहरी साधना में लगा व्यक्ति, संयम की उस यात्रा पर निकला व्यक्ति अपने को, अपने पर भरोसा नहीं रख लेता। वह परम तत्व पर वह छोड़ देता है, समर्पण कर देता है। इसलिए आपसे एक बार मैंने कई बार कहा है कि जो भक्ति योग है, जो भक्ति है, वो नॉर्मल ये नहीं कि केवल, बहुतों को लगता है कि भक्ति सिर्फ नाम जप करना, राधे राधे करना, केवल वो भक्ति है। वो भक्ति का इनिशिएशन हो सकता है। मान लेते कि हमारी कंडीशन बहुत खराब है, तो उस भक्ति तक पहुंचाने में वो नाम जपना, हर चीज वैल्यूबल है, हेल्प करती है। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा तभी आएगी जब हमारे अंदर समर्पण आएगा, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है समर्पण। अपने आप को सरेंडर कर देना, उसके सामने अपने आप को जीरो कर देना, शून्य कर देना, और शून्य करके उस इन्फिनाइट कर देना, अनंत, और ये शून्य और उस इन्फिनाइट में अपने आप को मिला देना। यही भक्ति है और कुछ नहीं। बहुत लोग लगता है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़ा भक्त आदमी। नहीं, चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होता तो वो छोड़ देता। उसकी गहरी साधना में लगा व्यक्ति, संयम की उस यात्रा पर निकला व्यक्ति अपने पर ही भरोसा नहीं रख लेता, वो परम तत्व पर छोड़ देता है। इसलिए जो बहुत बड़ा साधक है, जो ये करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि हर नवरात्रा में वाटर फास्ट पे जाता हूँ, तो अगर मैं सोचूं कि केवल मैं उसको रोक रहा हूं तो मुश्किल है। लेकिन उस समय एक थोड़ा सा मन में मेरे अंदर आती है, इसलिए नवरात्रा का समय चूज किया जाता है कि उस समय नव दुर्गा का आगमन होता है। तो अपने आप में कम से कम वो भक्ति और सरेंडर कोशिश होती है मेरी तरफ से कि मैं उससे हेल्प मांगूं कि मुझे ये का टास्क कंप्लीट करवा। समझो बात को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मैं 8-9 दिन का वाटर फास्ट किसी और समय करूंगा ना, तो शायद मैं ना कर पाऊँ। अगर उस लेवल पे पहुंच गया तो कर सकता हूं, लेकिन उस समय ईजी होता है मेरे को करना ये काम। तो संयम की उस यात्रा पर निकलते व्यक्ति को अपने पर भरोसा नहीं रख लेता, वह परम तत्व पर भी छोड़ देता है। केवल खुद पे नहीं रखता, वो समर्पण कर देता है। वह समर्पण ही असंयम के क्षणों में, कमजोरी के क्षणों में सहारा बनता है। वह हेल्पलेसनेस ही, वह निरूपया दशा ही, वह जान लेना कि मैं कमजोर हूं, बड़ी शक्ति सिद्ध होती है। और यह मानते रहना कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं,
बड़ी कमजोरी सिद्ध होती है। अब आप ये सेंटेंस जब आप सुन रहे हैं, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार खुद को कमजोर मान के चले, कृष्ण ये बोल रहे हैं हमको, कृष्ण मना कर रहे हैं कि शक्तिशाली नहीं मानना। नहीं, ये नहीं बोल रहे वो ये बोल रहे हैं कि जब समर्पण आता है उस अल्टीमेट थिंग के प्रति, वहां पे आप अपने आप को मानते हो कि मैं कुछ नहीं और तू सर्वज्ञ है, तू हर कुछ है, तू सर्वशक्ति है। मैं नॉर्मल एग्जिस्टेंस डे टू डे लाइफ में उसकी बात नहीं कह रहा हूं। कृष्ण अर्जुन को उस रणभूमि में ये नहीं बोल रहे कि तू कमजोर अपने आप को हो जा। नहीं, जब तू समर्पण करता है, जिसके प्रति समर्पित है, उसके सामने कमजोर, उसके सामने ये नहीं होता कि तू भी बलशाली मैं भी बलशाली। तब तो अहंकार टकरा रहा है तुम्हारा, वहां समर्पण चाहिए, उसी को समर्पण कहते हैं। तो वहां पर जब आप ये मानते हो कि यहाँ पे जब परमात्मा की हेल्प मुझे चाहिए, तब वहां पर आपको ये बोलना पड़ेगा ना, ये मानना पड़ेगा कि मैं हेल्पलेस हूं, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। इंद्रियां गिरा देती हैं उस संयम को जो अहंकारी भी है। याद रखना, उस संयम को जो अहंकारी भी है। अभी जो हमने बात की ना कि अगर मैं केवल ये मानूं कि नहीं मैं हूं जो ये कर दूंगा, मैं ये साधना कर लूंगा, मैं ये फास्टिंग कर दूंगा, मैं हूं, तो ये जो संयम की बात जब हो रही है, कंट्रोल करने की बात अपने आप पर, और आपको लगता है कि आप केवल आप कर सकते हो, तो इंद्रियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो आज नहीं तो कल आपको हरा देगी, क्योंकि आपने उसको ऐसा ट्रेन करके रखा है। और बहुत लंबी साधना है उन इंद्रियों की। वो इंद्रियां में कमजोर नहीं है, क्योंकि आपने ही उन इंद्रियों को सिद्ध किया है अपने कर्मों से, अपने संस्कार से, अपने डे टू डे हैबिट से। इंद्रियां नहीं गिरा पाती उस संयम को जो अहंकारी नहीं है, विनम्र है। अभी जब मैंने ये बात बोली ना कि जब हम ये मानते हैं परमेश्वर के सामने सरेंडर करने के टाइम कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं आपके सामने शून्य हूं, तब आपने अपना अहंकार को जीरो कर दिया। आपने इसी को कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। अब जिस वक्त आपने अपने अहंकार को शून्य किया, तभी आपकी मुलाकात उस परमात्मा से होगी, उससे पहले होगी नहीं, याद रखना। जब तक अहंकार है, वो जब आप अहंकार को अपने उसको छोड़ देते हो, उससे परे चले जाते हो, उस वक्त ही वो शुरुआत होती है परमात्मा की कृपा की। और जब ये अहंकार जब नहीं बचा वहां पर, उस कंट्रोल में, उस संयम में, उस वक्त उसको इंद्रियां हरा नहीं पाती, क्योंकि इंद्रियां भी लड़ेंगी। क्योंकि इंद्रियां भी क्या है, एक बात समझो। आपको ये बात कंफ्यूजिंग लग सकता है कि इंद्रियां ऐसा क्या कि अहंकार नहीं है तो अब क्यों नहीं इंद्रियां हरा सकती हैं। एक बात समझो, इंद्रियां जो हैं, जो इंद्रियों के जो तुम्हारे सेंसेस का जो पावर है ना, वो अहंकार के दम पे ही डेवलप किया हुआ है। इस तरह अल्कोहलिक या स्मोकर जो होना, वो आपका अहंकार ही है कि हाँ मैं पीता हूं, मुझे चाहिए। तुम कौन होते हैं रोकने वाले? मैंने 40 साल ट्रेनिंग ली है इस चीज की, पीने की, तुम मुझे मना करोगे? वो भी एक अहंकार ही है। इसलिए मैं कई बार, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि अहंकार मतलब सिर्फ ये मत समझना कि अच्छा वो पैसा वाला है, बड़ा अहंकारी आदमी है, बड़ा फेमस है, बड़ा अहंकारी घमंडी आदमी है, वो नहीं। अहंकार बहुत ब्रॉड टर्म है। तो ये भी कि मेरे कोई हैबिट है, इसलिए कहा जाता है ना अहंकार और ईगो। जो वेस्टर्न फिलोसफर भी इसकी बात करते हैं कि जो अहंकार और ईगो जो है वो इतना सिंपल नहीं है, वो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बना के रखा है। तुम अगर एक स्मोकर हो तो वो भी एक अहंकार है, नॉन स्मोकर हो तो वो भी एक अहंकार का ही पार्ट है। तुम अल्कोहलिक हो तब भी वो अहंकार का पार्ट है, तुम नॉन अल्कोहलिक हो वो भी अहंकार का ही पार्ट है। सो व्हेन यू आर, सपोज करो तुम अल्कोहलिक हो या स्मोकर हो, वो एक अहंकार है, तुम्हारी इंद्रियों ने बना के रखी है अपने चारों ओर, एक लोहे के कवच की तरह। और जैसे ही तुम उसके अगेंस्ट काम करते हो, तुम अगर उसके अगेंस्ट काम करते हो ऐसे अहंकार कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं छोड़ रहा हूं, तो यहाँ दो अहंकार की लड़ाई होती है, दो पार्ट की। और इसमें जो स्ट्रॉन्गर है, जिसको तुमने सालों साल अपने आप को नरिश किया है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने में, तो वो अहंकार जीतेगा। लेकिन जैसे ही तुमने उसको सरेंडर किया कि नहीं अब मैं छोड़ना है, लेकिन मैं अकेले इसको करने के लिए पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, एंड यू सरेंडर्ड योरसेल्फ टू द परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, कि भाई तुम हेल्प करो मेरी, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। उस वक्त तुमने उस छोड़ने की जो प्रवृत्ति है, छोड़ने वाला जो गुण है, उसका अहंकार तुमने जीरो कर दिया। लेकिन उन इंद्रियों का अहंकार अभी भी है, वो तुम्हारा मेमोरी है, वो इनबिल्ट मेमोरी जो तुमने क्रिएट किया है, उसका अहंकार है। और वो जो अहंकार है वो उस परमात्मा के कृपा के सामने नहीं जीत सकता, क्योंकि अब सामने अहंकार बचा नहीं। तो वो अहंकार किसको हराए? एक लड़ने के लिए भी ओपोनेंट चाहिए ना। अगर मेरा कोई ओपोनेंट ही नहीं, मैं किसी को ओपोनेंट मानता ही नहीं, तो मैं लड़ूं किससे? किसी से नहीं। अब अहंकार को लड़ने के लिए भी एक अहंकार चाहिए। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो वो अहंकार से अहंकार की लड़ाई होती है, याद रखना।
पर अगर तुम्हारे पास बिल्कुल अहंकार नहीं है, मैं चाह के भी लड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पास अगर अहंकार ना हो, तुम नहीं लड़ पाओगे। तुम अगर मेरे पे चिल्लाते हो, आंखें देखते हो, घूरते हो, तब मेरे अंदर एक अहंकार जागता है कि तुम आंखें दिखा रहे हो, मेरे पर चढ़ रहे हो, तो मेरा अहंकार जड़ा, फिर तुम्हारे अहंकार को मिला। अब ये दो अहंकारों की लड़ाई होती है। जैसे में जब हमारे अंदर भी लड़ाई है ना, कि ये करना है कि ये नहीं करना है, ये भी दो अहंकार की ही लड़ाई है, दो ईगो की लड़ाई है। पर वो यहाँ पे सेम इंसान के दो ईगो, वो आपस में कहते हैं ना, दो मुंहा सांप बन के आपस में फाइट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया, जैसे ही परमात्मा की बात आई, व्हेन यू सरेंडर्ड योरसेल्फ टू परमात्मा, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वो जो पहला जो दूसरा अहंकार है, जो नया नया है, जो अभी लड़ने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे पुराने अहंकार से, जिसको तुमने सालों साल बनाया है, वो अहंकार अपने को नलीफाई कर देता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं छोड़ता हूँ, सब परमात्मा संभालेगा। एंड व्हेन द अहंकार खत्म हो गया वहाँ पे ना, तो जो पुराना अहंकार, जो तुम्हारा पुराना ईगो है, जो सालों से तुमने बनाया, उसके लिए सामने ओपोनेंट बचता ही नहीं है। वो किससे लड़े? उस समय वो हार जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, जो उनको दबाता नहीं, जो उनको कुठलाता नहीं, झुठलाता नहीं, लेकिन जो परमात्मा के हाथों में उनको भी समर्पित कर देता है, ऐसे संयमी व्यक्ति धीरे धीरे रसों से, इंद्रियों के दबाव से, अतीत के किए हुए संस्कारों के प्रभाव से, आदतों से, यांत्रिकता से, सभी से मुक्त हो जाता है। और तभी स्थित प्रज्ञ की स्थिति आगमन शुरू होता है, तभी वह स्वयं में स्थिर हो पाता है। तो जैसे ये प्रोसेस चालू होता है वो सरेंडर का, उस वक्त ही ये काम शुरू होता है। उस वक्त ही तुम्हारे पुराने संस्कार, वो जो इंद्रियों के रस थे, जो तुमको विवश कर रहे थे हर काम करने के लिए, वो हारती है। इंद्रियां हारती हैं। इंद्रियों को दिया गया जो तुम्हारा मेमोरी है, हैबिट्स है, संस्कार है, रिचुअल जो तुमने देखे रखा है, उसको वो हारना शुरू करती है। ये तभी होता है जब तुम सरेंडर करते हो उसके सामने। एंड एट दैट टाइम तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें स्थिरता आती है, स्वयं में स्थिरता, बुद्धि में स्थिरता आई, तभी तुम्हारी चेतना में स्थिरता आएगी। तो यहां पर यह श्लोक खत्म हो गया।